गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस वर्क के क्वेश्चंस को। ठीक है, हर बार की तरह जैसी स्लाइड आपको दिखेगी आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आप से आंसर सोचने की कोशिश करेंगे, है ना। पहले से नंबरिंग कर लिया करो कॉपी के ऊपर लास्ट में, ताकि देख पाओगे कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, और जैसे आप वीडियो वापस प्ले करोगे मैं आपको डिस्कस करता हुआ नजर आऊंगा। हाँ जी। हैविंग बीन फिनिश्ड his early morning workout routine and meditation session, he enjoyed a healthy breakfast and left for his office। ठीक है, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो क्या होता है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ना। क्या है जी? परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग प्लस V3। इसका पैसिव फॉर्म भी कराया था आपको। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करिएगा। अपना अपना अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट रूटीन और मेडिटेशन सेशन खत्म करने के बाद उसने एंजॉय किया एक हेल्दी ब्रेकफास्ट और ऑफिस के लिए निकल गए। ये आगे का ये पूरा हिस्सा है, अपना अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट रूटीन पूरा करना, मेडिटेशन सेशन लगाना, ये सब किसके लिए आया? ही के लिए आया, हाँ कि ना। ही इस काम का डूअर है, ही इस काम का डूअर है। अगर ही इस काम का डूअर है तो फिर पैसिव की क्या जरूरत है? यहाँ तो एक्टिव लगना चाहिए था। यानी यहाँ पे हैविंग बीन फिनिश्ड नहीं, हैविंग फिनिश्ड होना चाहिए था। क्लियर हो इतनी बात? शी फेल्ट डीपली अशेम्ड, उसने फील किया डीपली अशेम्ड, उसको बहुत बेसिकली शर्मिंदा महसूस हुआ। किस चीज के लिए? इंटरप्ट करने के लिए स्पीकर को ड्यूरिंग द सीरियस डिस्कशन चल रहा था, उसके बीच में उसने स्पीकर को इंटरप्ट कर दिया। ठीक है, ये फुल स्टॉप गलती से लग गया, टाइपिंग एरर है। एज शी डिडंट रियलाइज, क्योंकि उसने रियलाइज नहीं किया था इंपॉर्टेंस उस टॉपिक की, और वो बोल पड़ी बिना सोचे हुए उसके कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, शी फेल्ट डीपली अशेम्ड फॉर। अब ये फॉर क्या जी? प्रीपोजिशन है, हाँ कि ना। इधर भी अगर आप बात करें तो फील लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है। अशेम्ड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, डीपली इसके लिए एडवर्ब है, ये बात भी आप जानते हो, है ना। लो मैं कर ही देता हूं इसको। फील लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर सकती है ना। उस शी फेल्ट सैड, शी फेल्ट हैप्पी, शी फेल्ट लोनली, वैसे ही शी फेल्ट डीपली अशेम्ड। तो यहाँ पे अशेम्ड क्या एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, ये डीपली एडवर्ब है। फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, यानी क्या चाहिए मुझे? एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए। इंटरप्ट तो वर्ब होती है, इंटरप्ट करने के लिए। अब काफ़ी हो सकता है आप में से कुछ सोचे कि इंटरप्शन लगा देते हैं, इंटरप्शन नाउन हो जाएगा, फिर स्पीकर का क्या करोगे? हाँ जी, ऐसा कोई वर्ड चाहिए ना जो इसको भी संभाले अपने अंदर, तो यहां पे हम लिखेंगे इंटरप्टिंग। जब आप यहां पे इंटरप्टिंग लिख दोगे तो ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन बनेगा, जिरंड बनेगा, तो उसके बाद ये स्पीकर क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड बन जाएगा, हाँ कि ना। इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइंड हो जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस के अंदर क्या काम कर रहा है। क्लियर होगी इतनी बात? The security team remained alert while checked the identities of the visitors entering the research facility to ensure no unauthorized individual entered the restricted area। सिक्योरिटी टीम जो थी वो अलर्ट रही चेक करते समय आइडेंटिटीज को। सिक्योरिटी टीम अलर्ट रही चेक करते समय आइडेंटिटीज को। किन की आइडेंटिटीज को? विजिटर की आइडेंटिटीज को। एंटरिंग द, कौन से विजिटर्स? जो एंटर हो रहे थे। ये एंटरिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से काम कर रहा है, इसके लिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। कौन से विजिटर? जो एंटर हो रहे थे रिसर्च फैसिलिटी में। क्यों अलर्ट थी? इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए कि कोई भी अनऑथोराइज्ड इंडिविजुअल एंटर ना कर जाए रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। क्लियर होगी इतनी बात? अब आपको याद हो तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है वाइल प्लस में कुछ, है ना। सिक्योरिटी टीम अलर्ट थी ये काम करते हुए। तो ये काम करते हुए के लिए तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा वर्ड लगाना पड़ेगा जो कंटिन्यूस को दिखा दे। तो वाइल चेकिंग द आइडेंटिटीज लिखना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो वाइल चेक्ड तो आ नहीं पाएगा, ये वाला काम तो चेकिंग से हो पाएगा। और ये जो लिखते हो ना वाइल चेकिंग, ये शॉर्ट फॉर्म होती है बेसिकली वाइल देवर चेकिंग की। वाइल चेकिंग आप डायरेक्ट लिख दो, ये वाइल देवर टीम के लिए वाइल, अब वो मेंबर्स को रेफर करना है जो गार्ड्स वगैरह होंगे, वाइल देवर चेकिंग, है ना। सिक्योरिटी टीम अलर्ट रही वाइल देवर चेकिंग द आइडेंटिटीज, ऐसे उसी की शॉर्ट फॉर्म होती है।
जैसे आप लिखते हो ना वाइल क्रॉसिंग द रोड, ऐसे ही वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, उसी की शॉर्ट फॉर्म है। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ जी। डू यू रिकॉल टू मीट अर्जुन एंड his स्टार्टअप टीम एट द टेक समिट इन बेंगलुरु लास्ट मंथ वेयर they were explaining their AI based food flood prediction system? क्या तुम्हें याद है मिलना अर्जुन और उसकी स्टार्टअप टीम से टेक समिट में बेंगलुरु में पिछले महीने, जहां पे वो एक्सप्लेन कर रहे थे उनके AI बेस्ड फ्लड प्रिडिक्शन सिस्टम को? ठीक है जी। अब यहाँ पे काफी बच्चों को ऐसा लगेगा लास्ट मंथ देख के ना, लास्ट मंथ देख के वो ये सोचेंगे कि डू यू रिकॉल की जगह पे डिड यू रिकॉल कर देते हैं। अब सोचो, इस सेंटेंस का पहले तो मतलब जानो। इस सेंटेंस का मतलब ये, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है अर्जुन और उसकी स्टार्टअप टीम से मिलना? क्या तुम्हें याद है? अरे याद है तो प्रेजेंट में पूछ रहा है। अरे भाई तेरे को याद है क्या? तुझे याद है अर्जुन और उसकी स्टार्टअप टीम से मिलना टेक समिट में बेंगलुरु में लास्ट मंथ? तो जो लास्ट मंथ है ये रिकॉल के लिए आया कि मिलने के लिए आया है? ये लास्ट मंथ रिकॉल के लिए आया कि मिलने के लिए आया है? ये है जी मिलने के लिए। तो ये वाला तो डाउट अपने माइंड से निकालिए कि लास्ट मंथ की वजह से इसमें चेंज होगा। इस शब्द का लेना देना इससे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो कहाँ पे इन्फिनेटिव लगाएंगे, कहाँ पे जिरंड लगाएंगे, वैसे तो ये पढ़ के ही पता चलता है, रीडिंग से ज़्यादा अच्छा पता चलता है, लेकिन फिर भी आपको एक हिंट दिया था, है ना? क्या है कि अगर वो एक्शन पहले ही हो चुका है या साथ साथ हो रहा है तो जिरंड आता है, अगर फ्यूचर में होना तो इन्फिनेटिव आता है। हाँ क्या ना? रिकॉल, क्या तुम्हें याद है, ये काम तो पहले हो चुका। क्या तुम्हें याद है मिलना, यानी मिलने का काम तो पहले ही हो चुका, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं, हमें जिरंड लगाना चाहिए था, मीटिंग लिखना चाहिए था आपको यहाँ पे। क्लियर होगी जी इतनी बात? रेगुलर मॉर्निंग मेडिटेशन, लगातार जो मॉर्निंग मेडिटेशन होती है वो हेल्प करती है स्टूडेंट की इंप्रूव करने में उनके कंसंट्रेशन को और मेमोरी को, खास करके जब वो प्रिपेयर कर रहे हो एक डिमांडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी या यूपीएससी। ठीक है, अच्छा जी। रेगुलर मॉर्निंग मेडिटेशन हेल्प करती है स्टूडेंट की। अब ये हेल्प के बाद आपको क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं वो लिखवाए थे। आई हेल्प्ड हिम क्रॉस द रोड भी ठीक है, आई हेल्प्ड हिम टू क्रॉस द रोड, आई हेल्प्ड हिम इन क्रॉसिंग द रोड, तीनों ठीक है, लेकिन तीनों में से बेस्ट कौन सा, सबसे छोटा सबसे कंसाइज? आई हेल्प्ड हिम क्रॉस द रोड वाला सबसे बढ़िया है। तो यहां पे अब ये तो या तो इन इंप्रूविंग लिखा होता, यहां पे इसका मतलब रेगुलर मॉर्निंग मेडिटेशन हेल्प करती है स्टूडेंट्स की, इंप्रूव लिख दूं वो भी ठीक है, टू इंप्रूव लिख दूं वो भी ठीक है, इन इंप्रूविंग लिख दूं वो भी ठीक है, तीनों ठीक है, लेकिन इंप्रूविंग अकेला तो गलत है। और जब मुझे ठीक करना ही है, जब मुझे ठीक करना ही है तो फिर मैं सबसे छोटा सबसे कंसाइज ही लिखूंगा, जबरदस्ती का इन इंप्रूविंग पे क्यों जाऊंगा? फिर मैं इंप्रूव लिखूंगा। ये पढ़ने सुनने में आपको सबसे अजीब लगेगा, लेकिन सबसे बेहतर यही माना जाता है ग्रामर के अनुसार। द प्रोफेसर एंटर द क्लासरूम, प्रोफेसर ने क्लासरूम में एंटर किया। होल्ड अ स्टैक ऑफ रिसर्च पेपर्स एंड अ कप ऑफ ब्लैक कॉफी इन हिज हैंड। बेसिकली कहना क्या चाह रहे हो कि प्रोफेसर ने क्लासरूम में एंटर किया, होल्डिंग, हाथ में लिए हुए एक स्टैक ऑफ रिसर्च पेपर, एक गट्ठा रिसर्च पेपर्स का और एक ब्लैक कॉफी। ठीक है, ऐसे दबा रखे होंगे यहाँ पेपर्स, ऐसे ब्लैक कॉफी लिए हुए उसने एंटर किया, ये कहना चाह रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, देखो V1 प्लस आई आप लोगों को पता क्या क्या काम कर सकता है। V1 प्लस आई जो होता है, देखो इसको मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, इसको मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। एक तो मैं कह सकता हूं प्रोफेसर ने एंटर किया, प्रोफेसर ने एंटर किया क्लास में ये काम करते हुए, ताते ती वाला मीनिंग जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से आता है, इसलिए मैं यहां पर होल्डिंग लगा दूं, और वो होल्डिंग को मैं मान लूं प्रोफेसर के लिए, कि प्रोफेसर की एक अवस्था बताई जा रही है कि प्रोफेसर ने कैसे एंटर किया ये काम, मतलब होल्ड करे हुए। आ रही बात समझ में? और दूसरा देखो जरा समझने की कोशिश करो, मतलब दूसरे तरीके से मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं एक सेंटेंस आपको बोलूं, शी केम रनिंग, शी केम रनिंग, क्या मतलब है जिसका? वो आई भागती हुई, शी सब्जेक्ट है, केम वर्ब है। अब कम तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ऐसा तो कह नहीं सकता कि रनिंग जो हो गया क्या हो गया, शी केम। अगर मैं लिख दूं शी केम रनिंग, तो ऐसा तो कह नहीं सकता कि केम वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा रनिंग, तो जिरेंड वगैरह तो ये होगा नहीं। अब इसको भी डिफाइन करने के दो तरीके, या तो मैं ऐसा कह दूं
कि ये जो रनिंग है ये शी के लिए आया है और ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाउ का रिप्लाई है शी केम, वो आई कैसे आई, वो आई हंसती हुई, वो आई भागती हुई, वो आई रोती हुई, है ना। हाउ का रिप्लाई मान लूं तो उसको एडवर्ब भी मान सकता हूं। तो दोनों तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो आप। कुछ लोग इसको आपको एडजेक्टिव मानते हुए नजर आएंगे इसके लिए कि भैया इसकी कोई स्टेट बताई जा रही है, और कुछ हाउ का रिप्लाई मानेंगे, उसने एंटर किया क्लासरूम में, कैसे एंटर किया, हाउ, इन व्हाट मैनर, ये काम करते हुए। तो दोनों तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन आएगी यहाँ पे आईएनजी जो उस पर्टिकुलर स्टेट को दिखा रही है कि भैया इस अवस्था में ये करते हुए उसने, प्रोफेसर ने एंटर किया क्लासरूम में रिसर्च पेपर लिए हुए। ठीक है, यानी एक ऐसा टर्म लिखना है जो कॉन्टिन्यूटी को भी दिखाता हो कि ये काम हुआ, ये काम साथ में हो रहा था, तो ये काम V1 प्लस ING फॉर्म ही कर पाएगी, होल्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो कि भैया ये वाला जो है, ये वाला जो वर्ड है ये प्रोफेसर के लिए आया, उसकी अवस्था बता रहा है, उसकी स्टेट आ रहा है, बता रहा है कि वो इस अवस्था में एंटर हुआ, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव कह लो उसको। या फिर कह लो कैसे एंटर किया, तो ऐसा भी समझ सकते हो कि V1 प्लस ING यहां एडवर्ब की तरह से काम कर गया। दोनों तरीके से लोग इसको डिफाइन करते हैं। और ये आगे वाला तो समझ गए होगे ना, स्टैक जो हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हो इसको। द ओल्ड ब्रिज नीड्स टू रिपेयर इमीडिएटली, वो जो ओल्ड ब्रिज है, पुराना ब्रिज है, उसको रिपेयर किए जाने की जरूरत है इमीडिएटली, कोई भी मेजर एक्सीडेंट होने से पहले। ठीक है, बिफोर एनी मेजर एक्सीडेंट अकर्स, कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो उससे पहले उसको रिपेयर किए जाने की जरूरत है, क्योंकि रीसेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है उसने हाईलाइट करे हैं बहुत सारे क्रैक्स उसके स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे ये ब्रिज किसी को रिपेयर करेगा कि ब्रिज को रिपेयर किया जाएगा, इस पुराने रेलवे ब्रिज को रिपेयर किए जाने की जरूरत है, ये किसी को रिपेयर करेगा कि इसको रिपेयर किया जाएगा, ये तो आपने एक्टिव में लिख दिया, हाँ कि ना। नीड्स टू रिपेयर का तो मतलब हो जाएगा रिपेयर करने की जरूरत है, ये किसी को रिपेयर करेगा कि मतलब इसको रिपेयर होना है, तो यहाँ पे रिपेयर किया जाना वाला मीनिंग देना है, तो नीड्स टू बी रिपेयर्ड लिखो, या तो लिखो नीड्स टू बी रिपेयर्ड, हाँ कि ना। इसके अलावा आपको एक बात और बताई हुई है कि नीड के बाद जब आईएनजी लिखते हो ना, नीड के बाद अगर जिरंड लगा दो, आईएनजी लगा दो, तो ऑटोमेटिकली पैसे वाला मीनिंग देने लग जाता है ना। तो यहां पे आप डायरेक्ट रिपेयरिंग भी लिख सकते हो। अगर मैं लिखूं दिस रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, दिस रूम नीड्स टू क्लीन, नहीं टू बी क्लीन्ड आएगा, इस रूम को साफ किए जाने की जरूरत है, कमरा तो किसी को साफ करेगा नहीं, कमरे को साफ किया जाएगा, तो दिस रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, या दिस रूम नीड्स क्लीनिंग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही यहां पे द ओल्ड रेलवे ब्रिज नीड्स टू बी रिपेयर्ड लिख दो या रिपेयरिंग लिख दो, बात एक ही। वॉकिंग थ्रू द क्राउडेड मेट्रो स्टेशन, चलते हुए क्राउडेड मेट्रो स्टेशन के बीच में से मेरा जो वॉलेट है वो चोरी हो गया मेरे बैग से और मुझे रिपोर्ट करना पड़ा इस इंसिडेंट को इमीडिएटली टू द सिक्योरिटी ऑफिसर। अब अगर आपको याद हो ये वही सेंटेंस है, वॉकिंग इन द पार्क कॉमा आई सॉ स्नेक, है ना। तो ये तो ठीक हो जाता था क्योंकि ये वाला फ्रेज है आप कॉमा के बाद लिखे गए नाउन के लिए लिखते हो, हाँ कि ना। लेकिन वॉकिंग इन द पार्क अ स्नेक बिट हिम ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉकिंग इन द पार्क स्नेक के लिए तो आ नहीं पाएगा। सेम वैसे ही वॉकिंग थ्रू द क्राउडेड मेट्रो स्टेशन आपने लिख दिया वॉलेट के लिए, ये वॉलेट थोड़ी वॉक करेगा, हाँ जी, ये वॉलेट थोड़ी वॉक करेगा, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको एक इधर क्लॉज क्रिएट करना पड़ेगा, वाइल आई वॉज वॉकिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि अकेला वॉकिंग लिखोगे, अकेला प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखोगे, तब वो क्या होता रहेगा, तब वो बार बार वॉलेट की तरफ देखता रहेगा, क्योंकि इस एक्शन को एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस चाहिए, ये एक्शन कौन कर रहा है, V1 प्लस ING, और ये जितने भी हैं इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल ये सब सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, इनको भी तो कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस चाहिए कि उस काम को कर कौन रहा है, तो ये बार बार इधर देखता रहेगा। लेकिन अगर मैं उधर ही उसको सब्जेक्ट पकड़ा दूं तो इधर देखना बंद हो जाएगा, मीनिंग भी ठीक और ग्रामर भी ठीक। वाइल आई वॉज वॉकिंग थ्रू द क्राउडेड मेट्रो स्टेशन, जब मैं वॉक कर रहा था क्राउडेड मेट्रो स्टेशन के बीच में, मेरा वॉलेट चोरी हो गया। ठीक है, मेरा वॉलेट मेरे बैग से चोरी हो गया। एट द कम्युनिटी फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द लोकल टेम्पल,
कम्युनिटी फीस्ट में जो ऑर्गेनाइज किया गया था लोकल टेम्पल के द्वारा, बहुत सारे बच्चों ने सेकंड हेल्पिंग मांगी ऑफ द स्वीट राइस पुडिंग, और स्वीट राइस पुडिंग की जो प्रिपेयर करी गई थी खास करके फेस्टिवल के लिए। पहली बात तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज्ड है कम्युनिटी फीस्ट, कम्युनिटी फीस्ट पे जो ऑर्गेनाइज किया गया था लोकल टेम्पल के द्वारा, ये ऑर्गेनाइज जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है कम्युनिटी फीस्ट के लिए, ठीक है। ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है इसके लिए, ठीक। कम्युनिटी फीस्ट में जो ऑर्गेनाइज किया गया था लोकल टेम्पल के द्वारा, बहुत सारे बच्चों ने मांगी। आस्क फॉर का मतलब होता है कोई चीज मांगना, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड। सेकंड हेल्पिंग ऑफ द स्वीट राइस पुडिंग प्रिपेयर्ड, अब ये फिर से कौन सी स्वीट राइस पुडिंग, प्रिपेयर्ड स्पेशली फॉर द फेस्टिवल, हाँ कि ना, जो खास करके बनाई गई थी इसके लिए। हालांकि ये वाला जो है स्पेशली की जगह पे यहाँ पे स्पेशली आना चाहिए, ठीक है। इसको आप टाइपिंग एरर मान लेना, मैं इसको ठीक कर दूंगा। किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए इनके लिए ना स्पेशली वर्ड का यूज होता है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। हालांकि फिलहाल ये सेंटेंस जो है मैं कराना चाहता हूँ नो एरर। मैक्सिमम बच्चे जो इस सेंटेंस को पढ़ेंगे उनको सेकंड हेल्पिंग जो ये अजीब लगेगा, वो यहाँ पर एरर टिकाएंगे, ठीक है। पहली बात तो हेल्प मदद, ये सेकंड हेल्पिंग क्या आ गया। दूसरी बात ए आर्टिकल लगा हुआ, ये क्या लिख दिया सर। मैक्सिमम बच्चे इसको गलत मान के यहाँ पे एरर टिकाएंगे। सेकंड हेल्पिंग का मतलब होता है बच्चे सेकंड सर्विंग, ये वो हेल्प मदद वाला नहीं है, मदद वाला हेल्प नहीं है, जैसे आप कोई चीज खा रहे हो, ठीक है। अब मान लो आपको यार एक कड़छी और देना, एक चम्मच और देना, एक कटोरी और देना, आपको एक बार जितना खाना सर्व कर दिया गया उसके बाद आप दोबारा मांग रहे हो, तो बेसिकली आपने उसकी सेकंड हेल्पिंग मांगी या कह लो सेकंड सर्विंग मांगी। तो यहाँ पे आस्क्ड फॉर अ सेकंड सर्विंग ऑफ द, सेकंड सर्विंग लिख दो या सेकंड हेल्पिंग लिख दो, बात एक ही। बस क्या बच्चों ने वर्ड सुना नहीं होता, उनको अटपटा लगता, वो यहाँ एरर टिकाएंगे जबकि एरर है नहीं। उसको मैं स्पेशली को ठीक कर दूंगा। The principal instructed the students to completing a group of project, the group project by the end of the week and submit the report to their class mentors for evaluation. Principal ने इंस्ट्रक्ट किया, बेसिकली निर्देश दिए स्टूडेंट्स को कि कंप्लीट कर लो अपना प्रोजेक्ट जो है ग्रुप प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक। इस हफ्ते के एंड तक अपने ग्रुप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लो और सबमिट कर दो रिपोर्ट उनके क्लास मेंटर्स को, ठीक है जी। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्ट समबडी टू डू समथिंग, किसी को ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट की तरह इंस्ट्रक्ट है। ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, ऑर्डर समबडी टू डू समथिंग, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इन्फिनेटिव आना चाहिए था। ये क्या रख रखा है, टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया जबरदस्ती। इंस्ट्रक्ट समबडी टू डू समथिंग डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से काम करेगा, ऑर्डर समबडी टू डू समथिंग, एडवाइस समबडी टू डू समथिंग, तो यहाँ पे टू कंप्लीटिंग नहीं, यहाँ पे टू कंप्लीट आएगा। और दूसरा हिंट इसी सेंटेंस में आगे इसमें छुपा भी हुआ था, दो इन्फिनेटिव जब एंड कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो दूसरे वाले के साथ टू नहीं आता, ये वही तो है। टू कंप्लीटिंग एंड टू सबमिट, निर्देश दिए स्टूडेंट्स को कि कंप्लीट करो और सबमिट करो उनके क्लास मेंटर्स को। आ रही है बात समझ में। ये सबमिट जो है ना, इससे पहले टू अंडरस्टूड है, ये टू कंप्लीट और टू सबमिट ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये भी आपके लिए एक हिंट था कि वहां पे इन्फिनेटिव आना था। बीइंग अ रेनी इवनिंग, एक रेनी इवनिंग होने की वजह से जिसमें बहुत हैवी ट्रैफिक था मेन रोड पे, रिया ने डिसाइड किया कि वो कैंसिल कर देगी उसके डिनर प्लान्स को और घर पे ही रहेगी अपनी फैमिली के साथ। अब ये जो पूरी बात है, बरसात का दिन, बरसात, एक रेनी इवनिंग होना जिसमें हैवी ट्रैफिक है रोड पे, सब तो तुमने रिया के लिए लिख दिया। रिया रेनी इवनिंग थी क्या? रिया तो रेनी इवनिंग थी नहीं, वो इवनिंग एक रेनी इवनिंग थी। तो टाइम को, डेट को, डे को, वेदर को, इन सबको दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज करते हैं, हाँ क्या ना। तो इट बीइंग अ रेनी डे लिखेंगे अपन वहां पे। इट बीइंग अ रेनी डे का, रेनी इवनिंग का मतलब हो जाएगा कि वो इवनिंग एक रेनी इवनिंग थी। आवर बॉस डज नथिंग, हमारा जो बॉस है वो कुछ नहीं करता कमियां निकालने के सिवाय, हमारा जो बॉस है वो कुछ नहीं करता कमियां निकालने के सिवाय हर उस प्रपोजल में जो हमारे द्वारा प्रेजेंट किया जाता है वीकली बिजनेस मीटिंग्स में। तो जी डज नथिंग ये स्ट्रक्चर कराया था आपको, है ना, ये नथिंग बट वाले स्ट्रक्चर थे। अच्छा, अगर डू की फॉर्म आई हो तो इधर बेयर इन्फिनेटिव लगाना, बाकी अगर कोई और वर्ब है तो उस वर्ब के हिसाब से चलेगा कि इधर इन्फिनेटिव भी आ सकता है, जिरेंड भी आ सकता है, कराए थे आपको स्ट्रक्चर।
फिलहाल यहाँ पे डू की फॉर्म है तो यहाँ पे क्या आएगा, लोग उसको बेयर इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं या कह लो कि वर्ब की बेस फॉर्म है, डू डज के बाद जो आती मेन वर्ब भी कह सकते हो, जैसे आपको समझना हो। फिलहाल एक तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि बट टू फाइंड नहीं बट फाइंड आएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात ये फिक्स एक्सप्रेशन होता है, बहुत हमें सुनने बोलने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, फाइंड फॉल्ट इन, कमियां निकालना किसी चीज में बहुत अच्छा लग रहा होगा हिंदी से, लेकिन सही एक्सप्रेशन है फाइंड फॉल्ट विद समथिंग या समबडी। इसमें जो सही प्रीपोजिशन है वो इन नहीं विद होती, ये प्रीपोजिशन का एरर भी था इसमें, ठीक है। As per the new safety regulations introduced by the government, only vaccinating employees are allowed to enter the corporate building. ठीक, न्यू सेफ्टी रेगुलेशंस के अनुसार, वो जो न्यू सेफ्टी रेगुलेशंस हैं कौन से, जो इंट्रोड्यूस किए गए सरकार के द्वारा, ये इंट्रोड्यूस जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, इससे परेशान ना हो, ठीक है जी। न्यू सेफ्टी रेगुलेशंस जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं सरकार के द्वारा, उनके अनुसार सिर्फ वैक्सीनेटिंग एम्प्लॉय जो है वही एंटर करेंगे कॉर्पोरेट बिल्डिंग, यानी ऐसे एम्प्लॉयज जो टीका लगा रहे हैं, कि ऐसे एम्प्लॉयज जिन्होंने वैक्सीनेट करा रखा खुद को। अब ऑब्वियस बात है कोविड वोविड ऐसी कुछ बात हो रही है, तो ऐसे एम्प्लॉयज जो वैक्सीनेटेड हैं, जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, ये कहना था, हाँ के ना। इस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो तो टीके वीके लगाने काम करते नहीं होंगे, हाँ के ना। तो ऐसे एम्प्लॉयज, इस कंपनी के ऐसे एम्प्लॉयज ही एंटर करें भैया बिल्डिंग के अंदर जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। तो यहां पे अपने को वैक्सीनेटिंग नहीं, यहां पे अपने को लिखना चाहिए था वैक्सीनेटेड। एट द कम्युनिटी गैदरिंग में सेवरल रिलेटिव्स, कम्युनिटी गैदरिंग में बहुत सारे रिलेटिव्स ने सजेस्ट किया कि मिस्टर सिन्हा जो है वो अपने बड़े लड़के से दोबारा शादी कर लें। क्यों? क्योंकि वो अकेला रह रहा है बहुत सालों से, आफ्टर हिज वाइफ डेथ इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। उसकी बीवी की डेथ के बाद से बहुत सालों से वो अकेला रह रहा है। अब ये मिस्टर सिन्हा अपने लड़के से शादी करेंगे कि मिस्टर सिन्हा अपने लड़के की शादी करा दें? कम्युनिटी गैदरिंग में बहुत सारे रिलेटिव्स ने सलाह दी कि मिस्टर सिन्हा अपने लड़के की शादी करा दें। करा दें वाला मीनिंग देना था, आपने तो कह दिया मिस्टर सिन्हा ही शादी कर लें। ऐसा तो है नहीं, करा दें वाला मीनिंग कैसे आ पाएगा? पॉजिटिव वर्ब से आ पाएगा। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? मैरी हिज एल्डेस्ट सन की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा शुड गेट हिज एल्डेस्ट सन मैरिड, शुड गेट हिज एल्डेस्ट सन मैरिड। या दूसरा तरीका क्या है इसका, एक ना फ्रेजल वर्ब होती है मैरी ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब होती है मैरी ऑफ, वो ऐसे यूज करी जाती है जैसे इसमें लिखा हो ना, मिस्टर सिन्हा शुड मैरी हिज एल्डेस्ट सन ऑफ। अगर मैं इसके बाद जस्ट OFF ऑफ लिख दूं ना यहां पे तो भी ठीक हो जाएगा। हालांकि वो वाला ऑप्शन कम नजर आता है इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा हूं, अदरवाइज उससे भी ठीक किया जा सकता है। मैरी समबडी ऑफ, अगर मैं कहूं ही मैरिड हिज डॉटर ऑफ, ही मैरिड हिज डॉटर ऑफ टू अ रिच मैन, है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा बेसिकली उसने अपनी बेटी की शादी करा दी। मैरी ऑफ, मैरी प्लस OFF ऑफ, बस वो जो ऑफ है जिसकी शादी कराई उसके बाद लिखा जाता है, मैरी ऑफ इकट्ठा नहीं लिखा जाता। मिस्टर सिन्हा शुड मैरी ऑफ नहीं, मिस्टर सिन्हा शुड मैरी हिज एल्डेस्ट सन ऑफ, ऐसे करके यूज किया जाता है। उससे भी ठीक हो सकता है और इससे भी ठीक हो सकता है, ज्यादातर जगह पे आपको ये दिखेगा इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। ऑल्दो सारा has learned the basics of photography, she does not know to use professional cameras with manual settings, which limits her ability to capture high quality images in various lighting condition। हालांकि सारा ने सीख लिए हैं बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी, उसको नहीं आता यूज करना प्रोफेशनल कैमरास को मैनुअल सेटिंग्स के साथ। इस वजह से बेसिकली ये जो बात है, इस जो ये लिमिट करती है उसकी एबिलिटी टू कैप्चर हाई क्वालिटी इमेजेस इन वेरियस लाइटिंग सेटिंग्स, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको याद हो तो ये वाला एरर पहले भी आ चुका है, शी डज नॉट नो टू स्विम,
नो के साथ अगर आगे इन्फिनेटिव लिखते हो तो फिर आगे बीच में कुछ आपको एडवर्ब डालनी पड़ती। शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, है ना। शी डज नॉट नो टू टॉक, नहीं। शी डज नॉट नो व्हेन टू टॉक, उसको पता नहीं कब बोलना है। शी डज नॉट नो हाउ टू टॉक, शी डज नॉट नो वेयर टू टॉक। मतलब कुछ ना कुछ बीच में हाउ, वेयर, व्हेन इस टाइप की एडवर्ब डालनी पड़ेगी मीनिंग के अनुसार। तो शी डज नॉट नो हाउ टू यूज प्रोफेशनल कैमरास। जब नो के बाद इन्फिनेटिव लिखते हो तो नो का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं हो सकता। वो नहीं जानती या वो नहीं जानते काम कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ऐसे लगेंगे इसके ऑब्जेक्ट। तो मीनिंग के अनुसार हाउ, वाई, वेयर, व्हेन में से कोई एक लगाना होता है। यहाँ पे हाउ जो है वो सबसे सूटेबल है, हाउ टू यूज। The doctor suggested the doctor suggested him to avoid eating fried food regularly as it was worsening his cholesterol level and overall health. डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वो अवॉइड करे खाना फ्राइड फूड को रेगुलरली, क्योंकि ये और ख़राब कर रहा है उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ओवरऑल हेल्थ को। अब यहाँ पे दो दिक्कतें। काफ़ी बच्चों को तो ऐसा लग रहा होगा कि अवॉइड के साथ जिरंड आना चाहिए, तो वो तो लिखा हुआ है तो उसमें क्या दिक्कत है ना। अब यहाँ पे समस्या देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ कुछ कुछ समस्या है। पहली बात तो सजेस्ट के बाद डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं लिख सकते आप, ये प्रीपोजिशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ना। आई सजेस्टेड रोहन, आई प्रपोज्ड रोहन नहीं, आई प्रपोज्ड टू रोहन, फिर आगे जो बात लिखेगी वो लिखते हो। पहली बात तो अब कुछ बच्चे सोचेंगे सजेस्टेड टू हिम लिखने से ठीक हो जाएगा। दूसरी दिक्कत ये कि सजेस्ट के साथ इन्फिनेटिव भी नहीं आता। सजेस्ट के बाद या तो जिरंड आ सकता है, सजेस्ट के बाद या तो जिरंड आ सकता है। द डॉक्टर सजेस्टेड अवॉइडिंग, द डॉक्टर सजेस्टेड अवॉइडिंग ईटिंग फ्राइड फूड्स, या तो ऐसे लिखो, है ना। लेकिन फिर उसमें किसको सजेस्ट किया ये हट जाएगा। तो फिर दूसरा तरीका ये कि क्लॉज लिख दें, सजेस्टेड दैट लगा के और फिर दूसरा सब्जेक्ट लिख के लिख दें। यहाँ पे वही चारा करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। देखो समझना, दिक्कत यहाँ पे एक तो ये कि सजेस्ट के बाद ह्यूमन बीइंग भी नहीं आता और सजेस्ट के बाद इन्फिनेटिव भी नहीं आता, तो ये दोनों ही ठीक नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका इलाज क्या, या तो जिरंड लिख दें। जिरंड तब लिखते हैं जब ये हिम ना होता, डायरेक्ट ही सजेस्टेड ज्वाइनिंग अमन्स बैच ऐसे लिखा होता, है ना। अगर किसी को सलाह दी वो ना लिखना हो, डायरेक्टली ये सलाह दी गई डायरेक्ट लिखना हो, तो आप डायरेक्ट जिरंड लिख दो। लेकिन दिक्कत यहाँ पे किसको सलाह दी वो भी लिखा हुआ है। तो इन दोनों बातों का इलाज ये हो सकता है कि भैया यहाँ पे ऐसा लिखें, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ही शुड अवॉइड। यहां पे यही चारा और कोई चारा नहीं। ऐसा लिखने से क्या हुआ कि सजेस्ट के बाद ह्यूमन बीइंग नहीं आता डायरेक्ट, वो वाला चक्कर भी खत्म हो गया। सजेस्ट के बाद दैट लगा के क्लॉज तो आता है, सजेस्ट के बाद या तो क्या आ सकता है, या तो जिरंड आ सकता है या फिर दैट लगा के क्लॉज आ सकता है, तो वो वाला चक्कर भी खत्म हो गया। सजेस्ट के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, वो चक्कर भी खत्म हो गया। क्लियर होगी इतनी बात। तो द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ही शुड अवॉइड ईटिंग फ्राइड फूड्स, ऐसे करना पड़ेगा। रवि वॉज इन सच ए हरी, रवि इतनी जल्दी में था अपनी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ने के कि वो पूरी तरह से भूल गया ऑफ करना एसी को, और जिसकी वजह से बाद में शॉर्ट सर्किट हुआ। हाँ जी, रवि इतनी हरी में था, क्यों, ये कैच करने के लिए इन्फिनेटिव वाई का रिप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मॉर्निंग फ्लाइट को कैच करने के कि इन सच ए हरी, सच के साथ दैट का, कि वो पूरी तरह से भूल गया, वो पूरी तरह से भूल गया ऑफ करना, स्विच ऑफ करना एसी को, विच लेटर, जिसकी वजह से बाद में शॉर्ट सर्किट हो गया। अब आपको याद हो तो फॉरगेट के बाद इन्फिनेटिव भी आता है और फॉरगेट के बाद जिरंड भी आता है। कुछ याद आ रहा है? ही फॉरगॉट अगर मैं लिखूं आई फॉरगॉट टू टेक माई मेडिसिन, तो इसका मतलब होगा कि भैया मैं अपनी दवाइयां लेना भूल गया। और आई फॉरगॉट टेकिंग माई मेडिसिन का मतलब होगा कि मैंने दवाइयां ली थी लेकिन मैं ये बात भूल गया कि मैं दवाइयां ले चुका हूँ। होता ना कई बार, रोज लंबी मेडिसिन चल रही होती है, फिर यार आज गोली खा ली कि नहीं खाई, आज ऐसे याद रहा नहीं, पिया तो था यार वहाँ पानी, शायद वहाँ ले ली थी, ऐसे होता ना। तो फॉरगेट के साथ जिरंड तब लगाते हैं जब आपने वो काम कर लिया लेकिन आप ये भूल गए कि आपने वो काम किया, और इन्फिनेटिव तब लगाते हो जब आप वो काम करना ही भूल जाओ। तो इस सेंटेंस को देख के आपको क्या लगता है कि उसने एसी बंद कर दिया था लेकिन वो ये बात भूल गया कि सच में एसी बंद करना भूल गया? अगर उसने कर दिया होता, बस ये बात भूल जाता, तो शॉर्ट सर्किट क्यों होता? लगातार एसी चलता रहा,
7-8 दिन के लिए गया था, लगातार एसी चले जा रहा है, इतना लोड पड़ के वायर जो है गर्म हो गई, फुक गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। ये तभी तो हुआ होगा जब वो बंद करना ही भूल गया। तो यहाँ पे फॉरगॉट टू स्विच ऑफ लिखना पड़ेगा। आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद मिस्टर शर्मा जो है वो बिताते हैं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ हिज मॉर्निंग्स, अपनी जो सुबह होती हैं वो ज़्यादातर बिताते हैं क्या करते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, गार्डनिंग करते हुए अपने बैकयार्ड में। ये जो वो काम करते हैं ये इन्हें रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड गार्डनिंग इन बैकयार्ड, ये जो वो गतिविधि करते हैं विच कीप्स हिम बोथ फिजिकली एंड मेंटली फिट, ठीक है, जो उन्हें रखती हैं मेडिकली और फिजिकली फिट। हाँ जी। अब अगर ये दोनों चीजें मैं अलग अलग मानूं और ये मानूं कि ये इन दोनों को रेफर कर रहा, तो यहाँ पे कीप लगा लेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो पूरी बात के लिए मान के सिंगुलर वर्ब भी मान सकता हूं, लेकिन चलो ये दो एक्टिविटीज वो करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना और गार्डनिंग करना, तो यहाँ पे ये दोनों को रेफर करने के लिए मान लो मैंने विच लगा लिया, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ कीप कर दूंगा, मैं टाइपिंग एरर मान लेंगे। अब ये वाला स्ट्रक्चर फिर से वही वैसा वाला आ गया। अगर मैं कहूँ आई स्पेंट माई आफ्टरनून, मैंने अपनी आफ्टरनून बिताई प्लेइंग वीडियो गेम्स, वीडियो गेम खेलते हुए, मैंने अपनी आफ्टरनून बताई प्लेइंग वीडियो गेम्स, ठीक है। तो ये प्लेइंग वीडियो गेम्स ये क्या कर रहा है, मैंने खेलते हुए, तातेती वाला मीनिंग आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है। फिर से इसको वैसे दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि भैया मैंने अपनी आफ्टरनून बताई, ये किसके लिए आ रहा है, आई के लिए आ रहा है, तो ऐसे समझे तो ऑब्जेक्टिव है, और हाउ का रिप्लाई दे दें, कैसे बिताई, ये काम करते हुए। वैसे सोचें तो भैया एडवर्ब मैनर बन रहा है। दोनों तरीके से इसको लोग डिफाइन करते हैं, आपको जैसे अच्छा लग रहा है, आपका जैसे मन मान रहा है वैसे आप मान सकते हैं। तो आफ्टर रिटायरमेंट मिस्टर शर्मा जो है वो बिताते हैं अपनी मॉर्निंग ज़्यादातर ये करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला काम लेकिन रीड से तो हो नहीं पाएगा, होगा ये काम कोई ऐसे वर्ड से जो बेसिकली किसी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को दिखाए। और दूसरा हिंट ये गार्डनिंग से पता चल रहा होगा आपको, एंड के इधर भी वही स्ट्रक्चर आएगा, तो यहाँ पे रीड नहीं रीडिंग न्यूज़पेपर्स करना पड़ेगा। क्लियर होगी इतनी बात, उसको ठीक कर दूंगा मैं कीप्स वाली बात को। The government launched a new online portal assisting farmers with real-time weather updates and digital crop advisory so that they could plan their harvest more effectively. गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक नया ऑनलाइन पोर्टल, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक नया ऑनलाइन पोर्टल फार्मर्स को असिस्ट करते हुए, कि फार्मर्स को असिस्ट करने के लिए, असिस्टिंग तो वही वाला हो जाएगा अभी क्या, कि वो अपनी सुबह बिताते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, हाँ के ना, वो था ना, शी केम रनिंग वो आई भागती हुई, शी केम शाउटिंग वो आई चिल्लाती हुई, शी केम क्राइंग वो आई रोती हुई। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक नया पोर्टल असिस्ट करते हुए कि असिस्ट करने के लिए, क्या मीनिंग देना बताओ यहाँ पे। गवर्नमेंट ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया फार्मर्स को असिस्ट करने के लिए, हाँ के ना, कैसे असिस्ट करेंगे, उनको रियल टाइम वेदर अपडेट देंगे, डिजिटल क्रॉप एडवाइजरी देंगे, ताकि वो अपनी पैदावार को और अच्छे से प्लान कर सकें। तो यहाँ पे वाई का रिप्लाई देना है कि ये काम क्यों किया गया, और वो किससे होगा, या तो 4+4 असिस्टिंग लिख दो आप, या सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर क्या होता है वाई का रिप्लाई देने के लिए, पर्पस बताने के लिए इन्फिनेटिव लगाना, तो टू असिस्ट लिख दो। हाँ जी, तो यहाँ पे टू असिस्ट फार्मर्स करना था, टाइपिंग एरर है, ठीक है, टू असिस्ट फार्मर्स होना था, एस छूट गया उसके अंदर। आफ्टर बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द मीडिया, मीडिया के द्वारा क्रिटिसाइज किए जाने के बाद पुअर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने फाइनली काम शुरू कर दिया है, रिपेयर वर्क शुरू कर दिया अक्रॉस द सिटी टू अवॉइड फर्दर बैकलैश, ठीक है जी। क्रिटिसाइज किए जाने के बाद, मीडिया के द्वारा क्रिटिसाइज किए जाने के बाद पुअर मेंटेनेंस के लिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए लिखी है बात, है कि नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए लिखी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है कि इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना। अच्छा जी, यानी पैसिव चाहिए, पैसिव तो यहाँ पे ठीक लिख दिया, पैसिव तो चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या की, क्या पैसिव बना दिया तुमने, बीन प्लस V3, ये बीन कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे आ जाएगा, हाँ कि ना,
तो यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल, क्रिटिसाइज होने के बाद ये वाले पैसिव के लिए तो बीइंग क्रिटिसाइज लिखना था। बीन कहाँ से आ गया इसमें? आफ्टर बीइंग क्रिटिसाइज, ये समझो जरा, ये आफ्टर प्रीपोजिशन बन जाएगा। ये बीइंग जो आप यहाँ पर लिखोगे ये जिरंड की तरह से काम कर देगा, हाँ कि ना, और ये क्रिटिसाइज इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। या फिर आप सिंपली समझ लो V1 प्लस आई का जो पैसिव होता है, V1 प्लस आई का जो पैसिव होता है वो बीइंग प्लस V3 से होता है ना। क्रिटिसाइजिंग का मतलब हो जाएगा क्रिटिसाइज करना, आफ्टर क्रिटिसाइजिंग लिखा होता तो क्रिटिसाइज करने के बाद, और अगर कहना है कि क्रिटिसाइज होने के बाद तो उसका पैसिव कैसे बनेगा? बीइंग प्लस V3 से बनेगा। आपने तो बीन लिख दिया है तो गड़बड़ हो गई, तो यहां पे आफ्टर बीइंग क्रिटिसाइज लिखना पड़ेगा। हाँ जी, बीन पता कब आ सकता था? बीन तब आ सकता था अगर इसको मैं परफेक्ट पार्टिसिपल में ले जाऊं, फिर आफ्टर भी लगाने की जरूरत नहीं। मैं दोनों ऑप्शन लिख ही देता हूं आपको ना, क्योंकि काफी बच्चों के मुझे लगता है मन में सवाल आएगा, काफी बच्चों के मन में सवाल आएगा, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल का भी तो यही काम है, ये काम होने के बाद। तो या तो आप यहां पे लिख दो आफ्टर बीइंग क्रिटिसाइज, या तो आप एक काम करो यहां पे लिख दो आफ्टर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, या फिर आप लिख दो हैविंग बीन क्रिटिसाइज्ड। दो में से एक चीज लिख दो, दोनों का एक ही मतलब होता है। या तो आप यहां पे लिख दो आफ्टर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। ये Z और S वाला जो है ये बेसिकली ये ब्रिटिश में चलता है, अमेरिकन में चलता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी एरर आएगा, तो उसका लोड कृपया ना लें, ठीक है। अच्छा जी, आफ्टर बीइंग क्रिटिसाइज्ड या हैविंग बीन क्रिटिसाइज्ड, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव कर लिया मैंने, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव कर लिया मैंने, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर यूज कर लो आप। एज द ऑडियंस स्टूड अप टू अपलॉड द यंग पियानिस्ट, हिज मदर सिटिंग इन द फ्रंट रो कुडंट हेल्प क्राइंग आउट ऑफ प्राइड एंड जॉय। जैसे ही ऑडियंस खड़ी हुई अपलॉड करने के लिए, जैसे ही ऑडियंस खड़ी हुई तालियां बजाने के लिए, तारीफ करने के लिए उस यंग पियानिस्ट की, उसकी माँ जो बैठी थी, अब ये सिटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल मदर के लिए, उसकी माँ जो बैठी थी फ्रंट रो में, वो रोक नहीं पाई खुद को रोने से। अब ये कुडंट हेल्प पे दो स्ट्रक्चर कराए थे। कुडंट हेल्प के बाद सीधा लिखना हो तो जिरंड आता है, आईएनजी फॉर्म आती है, और बट लिखा हो तो वेरी इन्फिनेटिव आता है। कुछ याद आ रहा है? तो यहाँ पे सीधा लिखना है, या तो कुडंट हेल्प बट क्राई लिख दो, और अगर सीधा लिखना है बट नहीं लगाना तो क्राइंग लिखो, ठीक है। किस वजह से? आउट ऑफ प्राइड एंड जॉय, गर्व भी महसूस हो रहा था और खुशी भी महसूस हो रही थी। द सीईओ क्लेम्स टू सबमिट, सीईओ क्लेम कर रहा है कि, सीईओ क्लेम कर रहा है, क्लेम्स टू सबमिट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी लास्ट वीक। अब लास्ट वीक से पता चल रहा है कि वो ये क्लेम कर रहा है कि उसने ये काम कर दिया पिछले हफ्ते। सीईओ क्लेम कर रहा है कि उसने ये काम कर दिया पिछले हफ्ते, जबकि ऑडिट टीम जो है वो कह रही है कि बहुत सारे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट जो है अभी मिसिंग है। तो अगर आपको याद हो कि ये जो क्लेम वर्ब होती है, ये जो क्लेम वर्ब होती है, अब इसके बाद आप इन्फिनेटिव लिखना चाहते हो, लेकिन इन्फिनेटिव तो ऐसे काम के लिए लगता है जो आगे होना हो, और ये कह रहा है पिछले हफ्ते सबमिट कर दिया, तो इन्फिनेटिव लिखना है, लेकिन ये ऐसा काम लिखना जो पहले हो चुका। वो क्लेम कर रहा है कि ये काम वो कर चुका है ना। तो फिर ये काम किसकी मदद से होता है? ये काम होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव की मदद से, टू प्लस हैव प्लस V3। तो यहाँ पे टू हैव सबमिटेड लिखना पड़ेगा आपको, क्लेम्स टू हैव सबमिटेड। द एंटी नारकोटिक्स यूनिट, वो जो एंटी नारकोटिक्स यूनिट है उसने गोवा में सबमिट करी है, वो जो एंटी नारकोटिक्स यूनिट है गोवा में उसने सबमिट की है एक डिटेल्ड रिपोर्ट टू द कोर्ट, जिसमें एक्यूज कर रही है वो एक वेल नोन नाइट क्लब ओनर को। किस चीज के लिए एक्यूज कर रही है? एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग। एक्यूज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है, उसको किसी चीज के लिए एक्यूज कर रही है। सप्लाई बैंड सब्सटेंसेस टू टूरिस्ट इन लेट नाइट पार्टीज। एंटी नारकोटिक्स यूनिट ने एक सबमिट करी है डिटेल्ड रिपोर्ट कोर्ट के सामने। उस बेसिकली उसमें क्या हो रहा है? उसमें एक्यूज जैसे होता है ना, एक्यूज करते हुए, ये यहां पर वर्ब नहीं है, ये रिपोर्ट के लिए कह लो कि एडजेक्टिव की तरह से काम करा। कौन सी रिपोर्ट? बेसिकली जिसमें एक्यूज किया गया है, ठीक है।
एक रिपोर्ट एक्यूज करते हुए बेसिकली एक वेल नोन नाइट क्लब ओनर को किस चीज के लिए एक्यूज करते हुए, सप्लाई करने के काम के लिए। किस चीज की सप्लाई? बैंड सब्सटेंस, यानी कोई ड्रग्स वगैरह ये बेच रहा होगा टूरिस्ट को लेट नाइट पार्टीज में। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, एक्यूज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है, अगर ये ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब काफी बच्चे कहेंगे सर डिक्शनरी में तो सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ दीज गुड्स, नाउन भी होता है सर सप्लाई, तो हम मान लिया मैंने नाउन होता है, फिर ये सब्सटेंसेस का क्या करोगे? फिर ये सब्सटेंसेस का क्या करोगे? सप्लाई की सप्लाई करना, एक्यूज किया है उसको, उसके ऊपर आरोप है बैंड सब्सटेंस सप्लाई करने के लिए। याद आ रहा, फाइट माने लड़ाई, नाउन है, लेकिन अगर मैं लिख दूं फाइटिंग, जीर्ण बना दूं फाइट करना, स्टडी माने पढ़ाई, स्टडिंग पढ़ाई करना, कुछ याद आया? ऐसे ही सप्लाई तो अपने आप में नाउन है, लेकिन फिर उस नाउन का क्या होगा, और वैसे भी यहां पे मीनिंग करना कि बैंड सब्सटेंस सप्लाई करने के, यानी एक्शन वाली फील भी देनी है। ग्रामर भी यही कह रही है, मीनिंग भी यही कह रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं बच्चे, यहाँ पे आपको इसको जिरण में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सप्लाइंग लिखना पड़ेगा। और ये जो आगे बैंड सब्सटेंसेस है ये बनेगा जी आपका ऑब्जेक्ट ऑफ जिरण। बैंड इसके अंदर एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, बैंड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, और ये सब्सटेंसेस है ऑब्जेक्ट ऑफ जिरण। आफ्टर फिनिशिंग देयर फाइनल ब्रीफिंग, खत्म करने के बाद अपनी फाइनल ब्रीफिंग को, खत्म करने के बाद उनकी फाइनल ब्रीफिंग को, ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी कैंप में वहां पे ये जो यंग ऑफिसर थे इन्होंने कहा दे वुड बी रेडी टू लीव, दे वुड बी रेडी लीविंग फॉर द हाई एल्टीट्यूड पेट्रोल रूट एज सुन एज द वेदर डिपार्टमेंट इशूड अ ग्रीन सिग्नल। अपनी इस ब्रीफिंग को खत्म करने के बाद इन ऑफिसर्स ने कहा कि भैया वो तैयार होंगे हाई एल्टीट्यूड पेट्रोल के लिए निकलने के लिए, जैसे ही वेदर डिपार्टमेंट उन्हें हरी झंडी देता। रेडी के बाद क्या आता है? मैं रेडी हूं ये काम करने के लिए, वो काम फ्यूचर में होगा ना। आई एम रेडी टू गो देयर, आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम रेडी टू डांस, आई एम रेडी टू सिंग। अरे हाँ के ना? तो यहां पे दे वुड बी रेडी कोई काम करने के लिए, तो रेडी लिविंग के रेडी टू लीव, रेडी लिविंग की रेडी टू लीव, बोलो जी, रेडी लिविंग के रेडी टू लीव। बोलो, क्लियर हुई इतनी बात? रेडी के बाद रेडी टू डू समथिंग है ना, रेडी टू लीव, रेडी टू गो, रेडी टू डांस, तो यहां पे रेडी के बाद इन्फिनेटिव का यूज होना चाहिए था। आरव फैमिली इज प्लानिंग, आरव की फैमिली प्लान कर रही, आरव की फैमिली प्लान कर रही है फॉर मूविंग बैक टू देयर होम टाउन इन देहरादून। आरव की फैमिली प्लान कर रही है कि वो वापस चले जाएंगे अपने होम टाउन में देहरादून में, क्योंकि उनके पिताजी जो हैं वो चाहते हैं स्टार्ट करना ऑर्गेनिक फार्मिंग को आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम हिज जॉब, अपनी जॉब से रिटायर होने के बाद। आरव की फैमिली प्लान कर रही है, या प्लान फॉर समथिंग, प्लानिंग, दे आर प्लानिंग फॉर एन इवेंट, है ना। फॉर में कोई दिक्कत नहीं, अगर आगे नाउन लिखो तो दे आर प्लानिंग फॉर दिस इवेंट, दे आर प्लानिंग फॉर दिस फंक्शन, दे आर प्लानिंग फॉर द पार्टी, चलेगा। लेकिन अगर आगे आपको कोई एक्शन लिखना है तो दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग, प्लान करते हो कोई काम करने के लिए, नाउन लिखो चलेगा, फॉर लिखो, नाउन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई एक्शन लिखना चाहते हो तो ऑब्वियस बात है वो एक्शन आगे होगा, और जो काम एक्शन आगे होने होते हैं उनके लिए इन्फिनेटिव आता है। तो यहाँ पे फॉर मूविंग नहीं, आपको लिखना चाहिए था टू मूव बैक। मैनी पेरेंट्स नाउ डेज, आजकल बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं सारी की सारी स्कूल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एग्जाम के स्केड्यूल्स हो गए, फीस रिमाइंडर्स हो गए, ये उन्हें प्रोवाइड किए जाएं डायरेक्टली उनके व्हाट्सएप पे। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स आज की डेट में ये चाहते हैं कि भैया कोई बिना मतलब के लेटर वेटर की बजाय सीधा ये सारे रिमाइंडर्स उनको प्रोवाइड किए जाएं, उनके डायरेक्टली उन्हें प्रोवाइड करे जाएं उनके व्हाट्सएप पे। ठीक है जी, बहुत सारे पेरेंट्स आज की डेट में चाहते हैं सारे के सारे स्कूल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें ये है टू बी प्रोवाइडिंग, इंफॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड करेगी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए, क्या कहना है? अगर मैं कहूं आई वॉन्ट दिस इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड, टू बी प्रोवाइडिंग, टू बी प्रोवाइडेड, क्या लिखूं?
मैं चाहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन, आई वॉन्ट दिस इंफॉर्मेशन, मैं चाहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन, अब ये वॉन्ट वाला स्ट्रक्चर तुम समझते हो? देखो मैं दो सेंटेंस लिखूं या बोलूं, क्या करूं? यहां लिख दूं? देखो अगर मैं कहूं आई वॉन्ट यू टू गो देर, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ। अगर यहां पे लिखोगे डूअर तो आगे इन्फिनेटिव एक्टिव फॉर्म में आएगा। जैसे वर्ब के पैसिव होते हैं ऐसे इनके भी पैसिव बता रखे ना आपको, इन्फिनेटिव का पैसिव, जिरेंड का पैसिव, हाँ कि ना? तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर जाओ, ठीक? ऐसे ही आई वॉन्ट दिस पार्सल, मैं चाहता हूं कि ये जो पार्सल है, अब ऑब्वियस बात है पार्सल तो किसी को डिलीवर करेगा नहीं, पार्सल को डिलीवर किया जाएगा, हाँ कि ना? तो इसके आगे अगर मैं इन्फिनेटिव लिखना तो उसको पैसिव बनाना पड़ेगा। तो आई वॉन्ट दिस पार्सल टू बी डिलीवर्ड, आई वॉन्ट दिस पार्सल टू बी डिलीवर्ड टू रोहित लिख दूं, है ना? मैं चाहता हूं कि ये पार्सल डिलीवर किया जाए रोहित को, मैं चाहता हूं ये पार्सल डिलीवर किया जाए दिल्ली, कुछ भी लिख सकता हूं। आई वॉन्ट दिस पार्सल टू बी डिलीवर्ड टू दिल्ली। तो यहां पर जरा समझने की कोशिश करना, जब आप यहां पे डूअर लिखते हो तो इन्फिनेटिव एक्टिव फॉर्म में आता है, जब यहां पे रिसीवर लिखोगे तो इन्फिनेटिव पैसिव फॉर्म में आएगा। वही बात यहां पे है कि बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें प्रोवाइड करी जाए व्हाट्सएप पे। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए तो पैसिव लिखना है, तो टू बी प्रोवाइडिंग नहीं, टू बी प्रोवाइडेड लिखना पड़ेगा, तभी पैसे बन पाएगा भाई। राहुल हैड प्लान्ड अ लेट नाइट ट्रैक, राहुल ने प्लान किया था एक लेट नाइट ट्रैक नियर इंडिया नेपाल बॉर्डर, लेकिन लोकल गाइड जो था, लेकिन लोकल गाइड ने उसे चेतावनी दी कि भैया अच्छा रहेगा वो अकेला वॉक ना करे, क्योंकि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जो हैं घूमते रहते हैं इस एरिया में, ठीक? अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, ये जो वर्ड थे हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, ये कैसे वर्ड थे? ये तो सूडो मॉडल है, एक टाइप के मॉडल की तरह से काम करने वाले। इनके बाद तो क्या आती है? वर्ब की बेस फॉर्म आती है, जिसको बेयर इन्फिनेटिव कह लेते हैं लोग, है ना? कई बुक्स में बेयर इन्फिनेटिव लिखा मिलता है। तो हैड बेटर, हैड रादर के बाद बच्चे टू वॉक नहीं, विदाउट टू के आपको डायरेक्टली आपको वॉक लिखना पड़ेगा। क्लियर होगी इतनी बात? मीनिंग ये कि उसको वॉक, उसको चेतावनी दी कि वो अच्छा रहेगा कि अकेला वॉक ना करे। शुड जैसा मीनिंग होता है, ही शुड नॉट वॉक अलोन, ऐसा वाला मीनिंग आएगा इसका। अब काफी बच्चों के माइंड में हो सकता है ये भी चले बाकी पूरा पास्ट में, ये प्रेजेंट में कैसे आ गया? फैक्ट है ना, ये बताने वाले की नज़र में फैक्ट है, तो इसलिए इसको V1 में लिखा है। एज वेरी हैवी रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर, क्योंकि भारी बारिश एक्सपेक्टेड है इस साल, विलेजर जो है आसाम में, उन्हें उन्हें बनाना पड़ेगा, उन्हें दोबारा बनाना पड़ेगा डैमेज्ड एम्बैंकमेंट्स को। अब पता होगा आपको पीछे आसाम में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, है ना? तो एम्बैंकमेंट क्या होता है? बेसिकली ऐसे थोड़े से ऊंचे से एक टाइप के कह लो कि छोटी छोटी वॉल्स होती हैं जो पानी को आने से रोकती हैं, ठीक? तो उनको दोबारा बनाना पड़ेगा डैमेज्ड एम्बैंकमेंट्स को बिफोर द नेक्स्ट, कहीं वो जो नेक्स्ट कह लो कि स्पेल ऑफ फ्लड्स का मतलब समझ रहे हो गया अब आप, दूसरी किस्त जो आए, कहीं जो अगली किस्त आए फ्लड्स की, थ्रेटन करे उनके होम्स को दोबारा, उससे पहले पहले इनको इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, ये कहना चाहता है। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, हैव टू, हैड टू, हैज टू, ये सब क्या होते हैं? मॉडल की तरह से काम करते हैं। हैव टू, हैज टू, हैड टू, ये तो मॉडल की तरह से काम करते हैं। तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? V1 लिखना पड़ेगा। मॉडल के बाद तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, रीबिल्ड, रीबिल्ट, रीबिल्ट, हाँ के ना? वर्ब की पहली फॉर्म लगानी पड़ेगी ना, तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? रीबिल्ड। वाइल विजिटिंग द इमरजेंसी वार्ड ऑफ एम्स दिल्ली, विजिट करते हुए इमरजेंसी वार्ड जो था एम्स दिल्ली का, इमरजेंसी वार्ड, एम्स दिल्ली के इमरजेंसी वार्ड को विजिट करते हुए रोहन ने देखा पैरामेडिक्स को रिवाइव करते हुए अनकॉन्शियस एक्सीडेंट विक्टिम को। जैसे होता ना बेहोश हो जाता है कोई बंदा, उसको छींटे मींटे मार के ऐसे हिला के CPR वगैरह दे के चेस्ट पे ऐसे थंप करके, वाइल विजिटिंग, अब ये वाइल ही विजिटेड लिख दें कि वाइल विजिटिंग लिख दें, एक ही बात है।
जब विजिट करते समय इमरजेंसी वार्ड को विजिट करते समय रोहन ने देखा पैरामेडिक्स को ये करते हुए। कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसी वर्ब थी जिनके बाद वेरी इन्फिनेटिव आता है। वॉच था, सी था, फील था, मेक था, बिड था। कुछ याद आया? तो उसने देखा इनको ये करते हुए, तो रूल भी याद हो गया होगा, कॉन्सेप्ट भी याद आ गया होगा। ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इन्फिनेटिव से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम ले रहे हो तो बेयर फॉर्म में लिखो, रिवाइव लिख दो। सर रिवाइविंग लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो। दोनों में क्या फर्क होता है बताया था आपको कि रोहन ने देखा इनको ये काम करते हुए। अगर उसने जस्ट एक झलक देखी है तो रिवाइविंग लिखोगे। पूरा एक्शन देखा है जब से शुरू किया उस पर काम, तो फिर रिवाइव लिखोगे। रिवाइविंग भी ठीक है, रिवाइव भी ठीक है, दोनों के अपने अलग अलग मतलब हैं। फिलहाल इन्फिनेटिव लिखा हो तो जबरदस्ती जेरेंड की तरफ क्यों जाए, सीधा टू उड़ा देंगे अपन। सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ क्यों जाए, सीधा टू उड़ा देंगे। एट द एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल इन द विलेज, एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल जो था विलेज का, उसमें बच्चों ने एंजॉय किया डांस करना बॉन फायर आग के आसपास, जबकि उनके जो एल्डर्स थे, उनके जो बड़े बूढ़े थे, उन्होंने फोक स्टोरी सुनाई। ठीक है जी। एंजॉय डूइंग समथिंग, एंजॉय के साथ जेरेंड आते हैं। दो काम साथ होते हैं तो जेरेंड आता है, पहले ही हो गया हो तो जेरेंड आता है, आगे होना होता है इन्फिनेटिव आता है। तो एंजॉयड टू डांस नहीं, एंजॉयड डांसिंग। हाँ जी, क्लियर है इतनी बात? डॉक्टर निशा did not let her interns to operate the newly calibrated laser instrument without wearing high density protective gear। ठीक है। डॉक्टर निशा जो हैं डिड नॉट लेट हर इंटर्न्स, उन्होंने अनुमति नहीं दी अपने इंटर्न्स को ऑपरेट करने के न्यूली कैलिब्रेटेड लेजर इक्विपमेंट को बिना पहने हाई डेंसिटी प्रोटेक्टिव गियर। ठीक है। लेट समबडी डू समथिंग, शी डिड नॉट लेट मी गो देयर की टू गो देयर। लेट के बाद क्या आता है? बेयर इन्फिनेटिव लिखना पड़ता है। लेट समबडी डू समथिंग, इसके पीछे का रीजन भी हम जानते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर बन जाता है। और जब इन्फिनेटिव से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम लेते हो तो वो बेयर फॉर्म में आता है, इसलिए टू ऑपरेट हट जाएगा। लेट मी सिंग, लेट मी डांस, लेट हर गो, लेट हर सिंग, लेट हर स्टडी। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर बनता है और ये बेयर इन्फिनेटिव में आता है। पढ़ रखी है हमने बातें। प्रिंसिपल मीनाक्षी, ठीक है। अब बेसिकली ऑब्वियस बात है, प्रिंसिपल और मीनाक्षी एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है। प्रिंसिपल मीनाक्षी स्टेटेड दैट मॉडर्न डिजिटल लैब्स आर नेसेसरी। प्रिंसिपल मीनाक्षी ने कहा कि मॉडर्न डिजिटल लैब्स जो हैं ये ज़रूरी हैं स्कूल्स में फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स टू अब्जॉर्ब इजीली बाय स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल मीनाक्षी ने कहा कि मॉडर्न डिजिटल लैब्स जो हैं ज़रूरी है स्कूल में, किस चीज़ के लिए? फॉर के लिए वाला मीनिंग है कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो एब्जॉर्ब किए जा सकें स्टूडेंट्स के द्वारा आसानी से। ये जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं ये कुछ एब्जॉर्ब करेंगे कि इनको एब्जॉर्ब किया जा सके आसानी से स्टूडेंट्स के द्वारा। एब्जॉर्ब करने का मतलब है यहाँ पे समझ लेना। तो पैसिव चाहिए, हाँ कि ना? तो यहाँ पे इन्फिनेटिव का पैसिव बनाना था, आपने तो एक्टिव में लिख दिया, तो टू बी एब्जॉर्ब लिखना पड़ेगा। द स्कॉलरशिप अनाउंस्ड, फिर से वही अनाउंस्ड पास्ट पार्टिसिपल है स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप जो अनाउंस करी गई है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, ब्रॉट इमेंस होप, वो लेकर आई है इमेंस होप स्टूडेंट्स के लिए। कौन से स्टूडेंट्स के लिए? अभी लिविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट जो रह रहे हैं रिमोट ट्राइबल एरियाज के अंदर, जहाँ पे फैसिलिटीज जो हैं जो प्रोवाइड करी गई हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करी जाती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के द्वारा, वो इनसफिशिएंट है हायर स्टडीज के लिए। अब जैसे इस स्कॉलरशिप के लिए, कौन सी स्कॉलरशिप जो अनाउंस करी गई है इनके द्वारा, ये पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है, हाँ क्या ना? ऐसे स्टूडेंट जो रह रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है। समझने की कोशिश करिए। देखो स्कॉलरशिप कुछ अनाउंस नहीं करेगी, स्कॉलरशिप जो अनाउंस करी गई इसलिए पास्ट पार्टिसिपल लगा। स्टूडेंट्स रह रहे हैं, डूअर है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा। अब फैसिलिटी कुछ प्रोवाइड करेगी, फैसिलिटी जो प्रोवाइड करी गई है गवर्नमेंट स्कूल्स के द्वारा, तो यहाँ पे फैसिलिटी थोड़ी कुछ प्रोवाइड करेंगी, फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत थी एडजेक्टिव की फॉर्म में।
प्रोवाइडेड बाय लिखना था। ये तो पता है ना आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में कैसे चूज करते हैं। अगर डूअर के साथ लिखना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर रिसीवर के साथ में लिखना है तो पास्ट पार्टिसिपल। और एंटायर मार्केटिंग टीम, हमारी पूरी जो मार्केटिंग टीम है, इज लुकिंग फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? किसी चीज की पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन करना, है ना, कि ये काम हो जाएगा। तो हमारी पूरी मार्केटिंग टीम जो है इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड। अब आपको कुछ फ्रेज लिखवाए थे, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, कॉन्ड्यूसिव टू। ये ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है ना। लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, कॉन्ड्यूसिव टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, प्रोन टू, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स है। और प्रीपोजिशन आई तो इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट आएगा, हाँ के ना। और ऑब्जेक्ट आएगा तो नाउन या प्रोनाउन आएगा। वर्ब को नाउन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जिरंड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अटेंडिंग करना पड़ेगा। क्लियर हुई इतनी बात? आर एंटायर मार्केटिंग टीम इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग द 3-day वर्कशॉप। हमारी पूरी मार्केटिंग टीम जो है बेसिकली वो बेसब्री से इंतजार करिए अटेंड करने का उस 3-day वर्कशॉप को, जहाँ पे इंडस्ट्री लीडर जो है वो शेयर करेंगे मॉडर्न ब्रांडिंग टेक्निक्स जो कि सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती हैं कस्टमर एंगेजमेंट को। रनिंग टू कैच, रनिंग टू कैच मॉर्निंग मेट्रो, माई हेडफोन स्लिप्ड आउट ऑफ माई बैकपैक एंड गॉट स्टक बिटवीन द स्लाइडिंग डोर्स। फिर से वही वाला, थोड़ी देर पहले एरर आया था ना, वॉकिंग इन द क्राउडेड मेट्रो। भागते हुए भागते हुए क्यों? पकड़ने के लिए मॉर्निंग मेट्रो को। अब ये टू कैच जो है वाई का रिप्लाई है इन्फिनिटिव है ना। भागते भागते हुए क्यों? मॉर्निंग मेट्रो को पकड़ने के लिए भागते हुए मेरे जो हेडफोन्स हैं वो मेरे बैकपैक से फिसल के गिर गए। बैग, ये जो हेडफोन है ये भागेंगे क्या? भागोगे तो तुम ना। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? वाइल आई वॉज, क्योंकि अभी फिलहाल जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये रनिंग माना जाएगा हेडफोन्स के लिए, और हेडफोन्स तो भागेंगे नहीं तो गलत हो गए। तो वाइल आई वॉज रनिंग टू कैच द मॉर्निंग मेट्रो लिखना पड़ेगा। तनीषा बीइंग एक्सट्रीमली एंशियस अबाउट, तनीषा बीइंग एक्सट्रीमली एंशियस अबाउट मिसिंग हर मेट्रो, शी रस्ट पास सिक्योरिटी चेक विदाउट नोटिसिंग दैट हर बैग्स जिप वॉज ओपन। वैसे तो नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, लेकिन अगर सेंटेंस में कोई और एरर होगा तो इसको वीक एरर मानना है, जैसा आपको पिछली बार बताया था। हाँ जी। अब आपको याद हो ये जो बीइंग वाले या जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें आप ये जो सब्जेक्ट है या तो इसको यहां पे लिखा करो कॉमा के बाद, या फिर यहां पे लिखा करो, दोनों में से एक जगह लिख लिया करो, हाँ कि ना। या तो ऐसा लिखते बीइंग एक्सट्रीमली एंशियस अबाउट मिसिंग हर मेट्रो, तनीषा रस्ट पास्ट, या तो ऐसे लिखते, है ना। अब अगर तनीषा शुरू में लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जबरदस्ती का शी दोबारा क्यों लिख रहे हो? अगर ये ऐसे कर दोगे तो फिर इस वर्ब का जो सब, ये तनीषा जो है इसका सब, इसकी वर्ब कहाँ गई? ये कोई मेन वर्ब थोड़ी है, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। तो ये पूरा फ्रेज तो एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, तो इस सब्जेक्ट को वर्ब तो चाहिए। या तो अगर ये देखो ऐसे लिखा होता बीइंग एक्सट्रीमली एंशियस अबाउट मिसिंग हर मेट्रो, तनीषा रस्ट पास्ट, या तो ऐसे लिखा होता तो भी ठीक था। अब तनीषा को अगर शुरू में भी ले आओगे तो फिर यहां दोबारा शी क्यों लिख रहे हो? ये शी फालतू है, इसको हटाओ। कोई रह तो नहीं गया ना यार पीछे स्लाइड? ठीक। हैविंग हर लंच, अपना लंच करते हुए प्रिया ने काम शुरू कर दिया दोबारा बैल्कनी में, क्योंकि उसको रिपोर्ट सबमिट करनी थी, क्योंकि उसको एज शी हैड टू सबमिट द फाइनल रिपोर्ट बाय नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे से पहले उसको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी थी। ठीक है। अपना लंच करते हुए उसने काम वापस शुरू कर दिया। अपन वैसे कर लेते हैं ये काम, खाते खाते भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट वगैरह बना रही है, लैपटॉप में बना रही होगी, बैल्कनी में बैठी है अभी काम करने के लिए दोबारा, और अगेन भी लिखा हो, इससे पता चल रहा बीच में काम रुका है, तो लंच करने के बाद दोबारा शुरू किया होगा।
तो कहना शायद यहाँ पे था कि लंच करने के बाद, तो या तो आफ्टर हैविंग हर लंच लिख दें, या तो आफ्टर हैविंग हर लंच लिख दें, या परफेक्ट पार्टिसिपल लगा दें, हैविंग हैड हर लंच लिख दें। हैविंग के साथ V3 लगाते हैं ना, हैविंग के साथ V3 लगा के भी वही काम हो सकता है। और लंच खाने के लिए हैव वर्ब की V3 लगेगी। हैविंग हैड शायद आपको अजीब लग सकता है अभी, आफ्टर हैविंग हर लंच लिख देंगे या हैविंग हैड हर लंच लिख देंगे, एक ही बात है। एज सुन एज वी एंटर द होटल, जैसे हम होटल में एंटर हुए, द वेटर ब्रॉट अ स्टीम्ड कप ऑफ टी एंड सम बिस्किट्स फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे हम होटल में एंटर हुए, जो वेटर था वो ले आया एक स्टीम्ड कप ऑफ टी और कुछ बिस्किट्स हमारे लिए, ठीक है। स्टीम्ड राइस का मतलब क्या होता है? स्टीम्ड राइस का मतलब क्या होता है? ऐसे राइस जिनको भाप लगाई गई हो, हाँ के ना। स्टीम्ड पास्ट पार्टिसिपल है, ये उसका रिसीवर बनेगा, राइस को भाप लगाई गई। स्टीम्ड मोमो, ऐसे मोमो जिसको भाप लगाई गई, यही मतलब होता है। स्टीम्ड कप ऑफ टी का मतलब क्या हो जाएगा फिर? यानी ऐसा चाय का कप जिसको भाप लगाई गई। ऐसे कौन सी चाय बनती भाई भाप लगा के? कहना यह था कि ऐसा चाय का कप जिसमें से भाप निकल रही हो, गर्मा गर्म यानी, हाँ कि ना। तो कहना था ऐसा चाय का कप जिसमें से भाप निकल रही हो, यानी पूरा गर्म था और तुमने चाय के कप को भाप लगवा दी, तो गड़बड़ हो गया। तो यानी यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए था, स्टीम्ड नहीं, स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी या टी लिखना पड़ेगा। अंशिका proposed to joining a library so that she and her friends could study peacefully for their first year exams and score well. अंशिका ने प्रस्ताव दिया एक लाइब्रेरी ज्वाइन करने का। अंशिका ने प्रस्ताव दिया एक लाइब्रेरी ज्वाइन करने का ताकि वो और उसके दोस्त जो हैं वो अच्छे से पढ़ पाए ताकि वो और उसके दोस्त अच्छे से मतलब पीसफुली पढ़ पाए। अब काफ़ी लोगों को लगेगा कि हर फ्रेंड्स एंड शी लिखना चाहिए है, ये फर्स्ट पर्सन मतलब ये, चलो इसमें तो मैं कुछ गलत समझ गया, मुझे लगा आई लिखा हुआ। शी और हर फ्रेंड्स ये तो थर्ड पर्सन है ना दोनों, तो यहाँ तो कोई चक्कर है ही नहीं। इसके अंदर दिक्कत बच्चे ये है कि प्रपोज के बाद, एक तो बात ये कि प्रपोज के बाद डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग नहीं लिख सकते, वो तो इसके अंदर दिक्कत है नहीं क्योंकि ह्यूमन बीइंग लिखा नहीं हुआ। दूसरी गलती ये कि जैसे प्रपोज और सजेस्ट के बाद ना इन्फिनेटिव भी नहीं आते हैं, तो यहाँ पे प्रपोज्ड टू ज्वाइन नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे क्या कर रखा है? टू ज्वाइनिंग। प्रपोज्ड के बाद जिरंड आ सकते हैं, ठीक है। प्रपोज्ड के बाद ना तो ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट आता है और ना ही इन्फिनेटिव आता है, और यही सेम बात सजेस्ट के साथ होती है। हाँ जिरंड आ सकते हैं या फिर दैट लगा के क्लॉज आ सकते हैं। अंशिका प्रपोज्ड दैट दे शुड ज्वाइन अ लाइब्रेरी लिख लो, या अंशिका प्रपोज्ड ज्वाइनिंग अ लाइब्रेरी लिख लो। यहां पर ज्वाइनिंग अ लाइब्रेरी क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ किसके सामने प्रस्ताव दिया। ऑब्वियस बात है इन्हीं इसके दोस्तों को प्रस्ताव दिया होगा, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए हमें जबरदस्ती डालने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप ये टू हटा दोगे तो ये ज्वाइनिंग जो है ये जिरंड बन जाएगा प्रपोज वर्ब का। अंशिका प्रपोज्ड ज्वाइनिंग अ लाइब्रेरी। क्लियर होगी इतनी बात? एज द ग्रूम्स फैमिली अप्रोच द एंट्रेंस, जैसे ही ग्रूम फैमिली ने अप्रोच किया एंट्रेंस को, यानी वो एंट्रेंस की तरफ बढ़ी, ठीक है। होता ना वो पैलेस वैलेस कर रखा होता है या घर में ही एंट्रेंस की तरफ रिबन विबन लगा रखा होता है। जैसे ग्रूम की फैमिली ने अप्रोच किया एंट्रेंस को, यानी जब वो एंट्रेंस की तरफ बढ़ी, वो जो बैंड मास्टर था उसने अपने म्यूजिशियंस को कहा स्पेशल सेरेमोनियल ट्यून बजाने के लिए, जिसको रिहर्स किया गया था हफ्तों तक इस मोमेंट को ग्रैंड बनाने के लिए, ठीक है। अब आपको याद होगा ये कुछ वर्ब लिखवाई थी जिनके बाद वेर इन्फिनेटिव आता है, उसके अंदर एक वर्ब थी बिड। बिड बेड बिडन, किसी को कोई काम करने के लिए कहना। बहुत मन करेगा आपका यहाँ इन्फिनेटिव लगाने का, है ना। सर ये भी तो ऑर्डर जैसा है, ऑर्डर के बाद तो फुल इन्फिनेटिव आता है, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर लिखते हैं। बच्चे याद ही करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं, ठीक है। बिड बेड बिडन, किसी को कोई काम करने के लिए कहना, ये एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद यहाँ बेर इन्फिनेटिव का यूज होगा। बेड हिज म्यूजिशियन प्ले स्पेशल सेरेमोनियल ट्यून लिखना पड़ेगा। बहुत अजीब लगेगा सुनने में, और अगर मैं पेपर बनाऊं और मुझे बच्चों का खून चूसना हो तो मैं ये वाले इस लेवल के एरर डाल लूं, जो पढ़ के 10 बार पढ़ लो तुम इसको, टू प्ले एकदम चकाचक सही लगेगा, और जब प्ले लिखा होगा तो बल्कि गलत लग रहा है। आ जाओ। बोथ कुणाल एंड अजय हैव टोल्ड मी दैट दे आर नॉट अवर्स टू एंड दिस ऑनलाइन फाइट एंड दे आर रेडी टू वर्क टुगेदर, या विद ईच अदर पीसफुली।
दोनों ने, कुणाल और अजय ने मुझे बोला है कि वो खिलाफ नहीं है इस ऑनलाइन फाइट को खत्म करने की। दे आर नॉट अवर्स, अवर्स टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ होना, है ना। नॉट अवर्स टू समथिंग यानी उस चीज के खिलाफ नहीं है। तो ये भी वही है, एडिक्टेड टू, अवर्स टू, अकस्टम टू, ये भी ऐसी एक वर्ड है अवर्स जिसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है। अगर ये टू प्रीपोजिशन फिक्स है तो फिर इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? हाँ जी, क्या लिखना पड़ेगा? एक नाउन लिखना पड़ेगा। अब तुम गूगल करोगे, सर एंड भी तो अपने आप में नाउन होता है। चलो मान लिया ये नाउन होता है, फिर ये ऑनलाइन फाइट का क्या करोगे? ऐसा कोई वर्ड लिखना पड़ेगा ना जो इस ऑनलाइन फाइट के काम को भी जस्टिफाई कर दे। अगर मैं वहां पे एंडिंग जिरंड लिख दूं तो फिर ये फाइट जिरंड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। और एंड मतलब होता अंत, और एंडिंग अंत करना, तो क्या मीनिंग देना है? वो एंड करने के लिए अवर्स नहीं है। मीनिंग से भी क्लियर और ग्रामर से भी क्लियर कि यहाँ पे एंडिंग आपको लिखना पड़ेगा। यू शुड नॉट रिस्क, ये फ्रेज आपने पढ़ा होगा। यू शुड नॉट रिस्क गोइंग देयर, यू शुड नॉट रिस्क टॉकिंग टू हर, यू शुड नॉट रिस्क टेकिंग दिस। तो रिस्क डूइंग समथिंग, तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए काम करने का, ठीक है। यू शुड नॉट रिस्क कैरिंग यूर एक्सपेंसिव, तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए कैरी करने का अपने एक्सपेंसिव कैमरा को बोर्ड करते समय यानी चढ़ते समय हैवीली क्राउडेड लोकल ट्रेन में फेस्टिव सीजन के दौरान। लेंस वेंस टूट जाएगा, फिर रोएगा वहां बैठ के प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे कैरिंग लिखना पड़ेगा। रिस्क डूइंग समथिंग, यू शुड नॉट रिस्क डूइंग समथिंग, ये फिक्स फ्रेज है बच्चे, रीडिंग से आएंगे ये सब। इट इज हेल्दियर टू वेक अप अर्ली फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ये हेल्दियर है, हेल्दियर है सुबह जल्दी उठना मॉर्निंग वॉक के लिए, बजाय कि बेड में पड़े रहने के और स्क्रॉल करते रहने के पॉइंटलेस वीडियोस को। अब दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है, इट इज़ हेल्दियर टू वेक अप और टू लाई। दो इन्फिनेटिव जब कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो दूसरा वाला बेयर फॉर्म में आता है ना। एंड से लिखा हो, अगर एंड से लिखा हो कि वी डिसाइडेड टू गो एंड टू स्टे देयर की जगह स्टे देयर आएगा। एंड से जोड़ो तो मिनट में दुनिया पकड़ लेती है, थोड़ा सा दूर लिख दो तो अजीब लगता है ना। बात वही है कि देन भी यहाँ पे कंजंक्शन है, ये दो चीज़ों को ज्वाइन कर रही है, टू वेक और टू लाई को। बात फंडा बिल्कुल वही है कि ये वाला बेयर फॉर्म में आएगा, यानी ये टू जो है ये हट जाएगा। शेकन बाय द सडन डेथ ऑफ हिज फादर ही स्टॉप टॉकिंग टू एनीवन, ठीक है। अपने पिताजी की अचानक मृत्यु के द्वारा, मतलब के द्वारा शेक कर दिए जाने से, यानी बेसिकली शॉक लगा दिया उसको, पूरी तरह से हिला दिया उसको, कि जाने के बाद उसने सबसे बात करना, उसने किसी से बात करना बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, ये बाय सडन डेथ भी लिखा हुआ है, बाय प्लस डूअर लिखा हुआ है, हाँ कि ना। यहाँ पे चीख चीख के बता रहा कि अब देखो, उसके पिताजी की सडन डेथ ने, ही ने किसी को शेक किया कि ही शेक हुआ, ही को ही शॉक लगा है ना, तो पास्ट पार्टिसिपल चाहिए था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शेकिंग का तो मतलब हो जाएगा ही किसी को शेक कर रहा है। पैसिव अगर बीइंग शेकन होता तब भी सोचते, हालांकि जरूरत नहीं है कॉन्टिन्यूस की जब वही वाला काम करेगा अपने पास। अच्छा जी, हैविंग शेकन फिर से एक्टिव है, तो ये दोनों तो एक्टिव के बेस पे ही सीधे सीधे बाहर हो गए, क्योंकि मुझे यहां पर पैसिव ही चाहिए। क्लियर है इतनी बात। और ये बीइंग शेकिंग, बीइंग शेकन होता तो भी आपके लिए कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांस होते, हाँ कि ना। बीइंग शेकन लिख दें चाहे शेकिंग शेकन लिख दें, मोरलेस बात एक ही है। शेकन भी पास्ट पार्टिसिपल होता, वही काम करेगा। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करना कि शेकन जो लिखा हुआ वो ऑलरेडी एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अकेला शेकन लिख दूंगा, मैं इसको नो इंप्रूवमेंट कर दूंगा, चलो सी ऑप्शन को मैं नो इंप्रूवमेंट कर दूंगा, क्योंकि वैसी वाली आदत है ना आपको, इसको नो इंप्रूवमेंट लिख दूंगा मैं। ये थोड़ा सा टिक अलग जगह लगा देता हूँ, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे। द डॉक्टर रिपीटेडली, डॉक्टर ने बार बार इंसिस्ट किया घटाने के लिए, डॉक्टर ने बार बार इंसिस्ट किया रिड्यूस द पेशेंट स्क्रीन टाइम, पेशेंट के स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने के लिए, खास करके क्योंकि एक्सेसिव यूजेज जो है वो वर्सन कर रहा है उसकी स्लीप साइकिल को, ठीक है, और अफेक्ट कर रहा है उसके कंसंट्रेशन को। द डॉक्टर रिपीटेडली, पहली बात तो यहाँ पे ये रोज का काम है क्या, किसी पर्टिकुलर पेशेंट को रोज आएगा क्या वो सलाह देने, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे पहली बात तो
पास्ट इंडेफिनिट लिखो, ज़्यादा बढ़िया है। इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑन के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आएगा तो रिड्यूस तो वर्ब होती है, तो जेरंड डालना पड़ेगा। इंसिस्टेड ऑन रिड्यूसिंग लिखना चाहिए। डॉक्टर ने बार बार इंसिस्ट किया रिड्यूस करने पे, इंसिस्ट पहली बात तो पास्ट में लिखो, ऑन लगाओगे तो फिर आगे जेरंड भी लिखो। हाँ जी। द हाइकर्स पैक्ड इनफ फूड, हाइकर्स ने पर्याप्त फूड और इमरजेंसी सप्लाईज ले ली जर्नी के लिए निकलने से पहले। अब बिफोर प्रीपोजिशन है, हाँ कि ना, जर्नी के लिए निकलने से पहले बिफोर प्रीपोजिशन की तरह से काम करा, कोई नया सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है नहीं यहाँ पे। बिफोर प्रीपोजिशन की तरह से काम करा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना तो वर्ब को नाउन बनाना है, तो क्या इलाज है उसका, जेरेंड बनाना। तो यहाँ पे बिफोर सेट्स आउट, बिफोर सेट, तो ये दोनों तो वैसे गलत हो गए। अच्छा जी, जर्नी के लिए निकलने के लिए क्या फ्रेजल वर्ब यूज होगी, सेट आउट भी हो सकती है, सेट ऑफ भी हो सकती है, सेट ओवर तो नहीं हो पाएगी, तो ये वाला गलत हो गया, ये सही है। वन ऑफ द असेंशियल स्टेप्स, असेंशियल स्टेप जो होते हैं उनमें से एक, किस चीज का असेंशियल स्टेप, ऑर्गेनाइज करने के एक लार्ज कल्चरल इवेंट को, वो जो स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइज करने के एक लार्ज कल्चरल इवेंट को, उनमें से एक है अरेंज करना, उनमें से एक है अरेंज करना सिटिंग प्लान को प्रॉपरली। ठीक है, हाँ जी। वन ऑफ द असेंशियल स्टेप ऑफ दिस इज टू डू दिस, वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ दिस इज टू डू दिस, इसमें तो इन्फिनेटिव की जरूरत थी, हाँ कि ना। तो यहां पे टू अरेंजिंग नहीं, टू अरेंज लिखना चाहिए था अपने को। किस में आ रहा है टू अरेंज, द स्टूडेंट्स वर बिजी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वैसे तो प्रीपोजिशन चैप्टर का है, कि बिजी के साथ ना, बिजी के साथ या तो विद प्रीपोजिशन आती है, आई एम बिजी विद माई स्टडीज, आई एम बिजी विद माई स्टडीज, आई एम बिजी विद माई प्रोजेक्ट। बहुत मन कर रहा होगा, किरकिरी सी उठ रही होगी मन में, चुल सी उठ रही होगी इन लगाने की, है ना। आई एम बिजी इन माई स्टडीज बोलने का बड़ा मन कर रहा होगा, विद सही होता है बच्चे उसमें, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्शन लिखना चाहो आपके साथ, मतलब बिजी के साथ अगर आप कोई एक्शन लिखना चाहो, तो कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं। शी वॉज बिजी शॉपिंग, शी वॉज बिजी टॉकिंग टू हर फ्रेंड। बिजी के साथ जब आप कोई एक्शन लिखना चाहो तो डायरेक्ट आप जेरंड डाल लो, उसके अंदर कोई समस्या नहीं। तो स्टूडेंट्स वर बिजी विद देयर स्टडीज, नाउन लिखोगे तो विद लगाना पड़ेगा। कोई एक्शन लिखना तो डायरेक्ट उसको आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बिजी प्रिपेयरिंग लिखिए यहां पे। द इंचार्ज मेड ऑल द टेक्नीशियंस, अब यहाँ पे मेक का मतलब बनाना तो है नहीं, इंचार्ज ने सारे टेक्नीशियंस को बनाया, ये तो मतलब नहीं है। तो मेक समबडी डू समथिंग, किसी से कोई काम कराना, तो इंचार्ज ने सब टेक्नीशियन से पूरी रात काम कराया ताकि पावर सप्लाई रिस्टोर करी जा सके। हाँ जी, तो ये क्या बन गया, कॉजेटिव वर्ब बन गया। कॉजेटिव वर्ब में जब यहाँ पे डूअर लिखते हो तो यहाँ पे क्या आता है, बेर इन्फिनेटिव आता है। मेड ऑल द टेक्नीशियंस वर्क लिखना पड़ेगा, कहाँ पे आ रहा है जी, मेड ऑल द टेक्नीशियंस वर्क। ऑल छूट गया क्या, सब में ऑल छूट गया। चलो या तो मैं सब में ऑल डाल दूंगा, यहाँ यहाँ से ऑल हटा दूंगा, ठीक है। यहाँ से ऑल हटा देंगे, करेक्शन कम करना पड़ेगा। डू यू माइंड, क्या तुम माइंड करोगे, क्या तुम माइंड करोगे मेरा यहाँ रुकना जब तक मुझे एक अच्छा हाउस नहीं मिल जाता रेंट पे लेने के लिए। तो यहाँ पे डू यू माइंड, मुझे माइंड करोगे कि मेरे यहाँ रुकने को माइंड करोगे, मुझे माइंड करोगे कि मेरा यहाँ रुकना माइंड करोगे। माइंड के माइंड का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, मी की रुकना, रुकना। और अगर इसको जिरण बनाओगे तो साथ में प्रोनाउन तो आ नहीं पाएगा, माई स्टेइंग लिखना पड़ेगा। वी वॉच द वर्कर्स, हमने वर्कर्स को देखा अनलोड करते हुए हैवी वुडन क्रेट्स को, किसी को कोई काम करते हुए देखा। याद आ रहा है कुछ वर्ब जिनके बाद बेर इन्फिनेटिव आता है। अनलोडिंग भी ठीक है, प्रेजेंट पार्ट से भी लगा सकते, बेर इन्फिनेटिव भी लगा सकते। अनलोडिंग तो दिया नहीं हुआ, तो अनलोड लिख देंगे। वी वॉच द वर्कर्स अनलोडिंग हैवी वुडन क्रेट्स, वी वॉच द वर्कर्स अनलोड, दोनों में क्या फर्क होता है, जस्ट एक झलक देखी अनलोडिंग लिखोगे, पूरा काम देखोगे तो अनलोड लिखोगे।
रीड बुक्स, बुक्स पढ़ो, रीड बुक्स एवरी डे। अगर ये इतना ही होता तो कोई दिक्कत नहीं, रीड बुक्स एवरी डे, हर रोज बुक्स पढ़ो, सही हो जाता। लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ, हेल्प करता है एक पर्सन की डेवलप करने में डीपर अंडरस्टैंडिंग, बेटर वोकेबलरी। तो फिर क्या कहना पड़ेगा, यहाँ पे तो वर्ब दे रखी है आगे, अगर ये वर्ब है तो फिर उसको वर्ब नहीं बना पाओगे, यानी उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर क्या इलाज करना पड़ेगा, बुक्स पढ़ना, हर रोज बुक्स पढ़ना हेल्प करता है एक पर्सन की, यानी उसको सब्जेक्ट बनाना है तो नाउन बनाना है, नाउन बनाना तो उसको जिरंड बनाना पड़ेगा, बुक्स को जिरंड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, रीडिंग बुक्स एवरीडे करना पड़ेगा। बुक सिंगुलर तो नहीं आ पाएगा ना, समझ रहे हो ना, अ बुक होता या तो रीडिंग अ बुक एवरीडे, या तो ऐसे लिखा होता फिर भी ठीक होता, फिलहाल तो वही ठीक है। एज बीन अ डॉक्टर फॉर मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल तक डॉक्टर होने की वजह से वो समझ गई सीरियसनेस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन की सीरियसनेस को रिपोर्ट्स के आने से पहले, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे हैविंग बीन होना चाहिए था, हैविंग बीन अ डॉक्टर, वैसे तो यहाँ पे हैविंग बीन होना चाहिए था, क्योंकि इतने टाइम से है ना, 20 साल से डॉक्टर होने, या तो मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करूंगा, एक डॉक्टर होने की वजह से, कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी वो, डॉक्टर होने की वजह से, क्योंकि वो डॉक्टर थी वो समझ गई सीरियसनेस ऑफ द पेशेंट कंडीशन को। तो यहाँ पे एज ही बी अ डॉक्टर समझ गया है क्या, शी लिखा हो तो ही कहाँ से आ जाएगा, वैसे तो शी कर देता हूँ चलो। बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने की वजह से, कुछ सेंटेंस करा था ना, बीइंग अ स्टूडियस स्टूडेंट, एक स्टूडियस स्टूडेंट होने की वजह से उसने एग्जाम क्रैक कर दिया, तो बेसिकली इसी शी के लिए लिखा हुआ ये वाला पार्ट भी, हाँ कि ना। और वैसे तुम कोई भी दिमाग नहीं लगा पा रहे तो यार बीन तो थर्ड फॉर्म में बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे आ जाएगी, कुछ तो लिखना पड़ेगा इससे पहले, क्या है बीन कैसे आ जाएगा सीधा, हाँ कि ना। वर्ब की बेस फॉर्म बी ए डॉक्टर, तो यहाँ पे पढ़ते ही पता चल गया होगा कि बीइंग अ डॉक्टर आएगा। अब ये फॉर 20 ईयर्स लिखा हुआ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये काम इतने समय से, ये परफेक्शन की सेंस भी तो देनी, तो हैविंग बीन अ डॉक्टर लिखना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं इसको चेंज कर दूंगा क्योंकि जनरली वैसा स्ट्रक्चर आता नहीं है। और अवस्था बताने के लिए डायरेक्ट भी अगर ये लिखा भी रह जाए ना, अगर ये लिखा भी रह जाए तो भी बीइंग अ डॉक्टर चलेगा, क्योंकि किसी का स्टेट बता रहे हो, किसी के बारे में कुछ बता रहे हो, बीइंग अ डॉक्टर फॉर दिस मैनी ईयर्स चल जाएगा, ये भी नहीं भी हटाऊंगा तो भी चल जाएगा। सिंस रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज हैव ऑलरेडी लेफ्ट, क्योंकि बाकी जो एम्प्लॉयज हैं वो पहले ही जा चुके हैं, चलो ऑफिस को अच्छे से बंद कर देते हैं और बिल्डिंग से चले जाते हैं। तो फिर से वही बात, लेट अस डांस, लेट अस सिंग, लेट अस गो, लेट अस ब्रीथ, लेट अस स्टडी। तो लेट के बाद अस, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पे लेट वी कैसे हो सकता है, हाँ कि ना। चलो ये काम करते हैं तो लेट का तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, लेट अस लॉक लिखना पड़ेगा। इवन आफ्टर देवर शोन, उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाने के बाद भी वो जो स्टूडेंट्स थे वो बार बार मना करते रहे, बार बार झुकलाते रहे कि उन्होंने कोई इक्विपमेंट तोड़ा है लंच ब्रेक के दौरान। अब डिनाई और रिफ्यूज कराया था आपको, रिफ्यूज होता है फ्यूचर में कोई काम होना उसके लिए मना करना, है ना। ही रिफ्यूज टू गो आउट, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी। और पास्ट में कोई काम हो गया, ही डिनाइड मीटिंग हर, ही डिनाइड गोइंग देयर, तो ये काम तो हो चुका ना, लंच ब्रेक में हो चुका, तो डिनाई के बाद तो जेरेंड आते हैं, तो डिनाइड ब्रेकिंग लिखना पड़ेगा। हैव कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद वॉलंटियर जो थे वो चले गए मेन हॉल की तरफ पूरी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देने के लिए इवेंट की, ठीक है। हैव कंप्लीटेड, ये तो मेन वर्ब की तरह से हो जाएगा, फिर इसका सब्जेक्ट कहाँ है। अब ऐसे वॉलंटियर्स के लिए लगाना है, एडजेक्टिव के रूप में काम में लेना है, तो फिर या तो क्या लगाओगे, कुछ एडजेक्टिव टाइप का स्ट्रक्चर लगाओगे ना, और ये भी पता चल रहा है कि ये काम होने के बाद वो वहां पे गए, ठीक है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, क्या लिखेंगे, हैविंग कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन लिखें, हैविंग प्लस V3। ये तो हैव बीन फिर से कोई एडजेक्टिव बना ही नहीं। अच्छा जी, हैविंग कंप्लीटिंग, हैविंग के बाद तो V3 आता, ये वैसे गलत हो गया, ये भी वर्ब था ये इसलिए गलत हो गया। शी वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड,
वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू में रिजेक्ट होने की वजह से, है ना। तो पहली बात तो डिसअपॉइंटेड एट समथिंग होता है, डिसअपॉइंटेड एट समथिंग, किसी चीज पर डिसअपॉइंट होने के लिए एट प्रीपोजिशन आती है। अच्छा, इसने किसी को रिजेक्ट किया कि रिजेक्ट हुई, इसने किसी को रिजेक्ट किया कि रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट हुई तो पैसिव ही आएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि डिसअपॉइंटेड के साथ जो एट प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव थोड़ी हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव थोड़ी हो सकता है भाई। इन्फिनेटिव में तो ऑलरेडी टू आता है, उससे तो परेशान हो जाएगा लोग कि एट भी लगा रहे टू भी लगा रहे, डिसअपॉइंटेड एट टू बी रिजेक्टेड। इसलिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी इन्फिनेटिव को नहीं बनाते। तो पहली बात तो डिसअपॉइंटेड के साथ एट आएगा, और फिर आगे क्या लिखना पड़ेगा, जेरेंड लिखना पड़ेगा, और जेरेंड भी पैसिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, वो रिजेक्ट हुई है। तो डिसअपॉइंटेड एट बीइंग रिजेक्टेड लिखना पड़ेगा, डिसअपॉइंटेड एट बीइंग रिजेक्टेड। हिम्मत मत हारना, बस 3 सवाल बचे। हाँ जी, अब यहाँ से और समझ में आ जाएगी वो डिसअपॉइंटेड वाली बात, अगर पिछले सेंटेंस से थोड़ी कम समझ में आई ना, यहाँ से समझ में आ गई होगी। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड था ट्रेन मिस करने को लेके, ट्रेन तो उसी ने मिस करी ना। यहाँ पर डिसअपॉइंटेड के साथ एट तो आएगा, लेकिन आगे पैसिव की जरूरत नहीं है इस बार, बीइंग मिस्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिसअपॉइंटेड मिसिंग द ट्रेन लिख देंगे अपन सीधा। तो डिसअपॉइंटेड एट मिसिंग हिज ट्रेन। बी रिस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन्ड, अगर ये इतना ही होता तो सही हो जाता, रिस्पॉन्सिबल बनो डिसिप्लिन्ड बनो, लेकिन आगे देखो क्या लिखा, वर्ब लिखी हुई है, विल सिग्निफिकेंटली हेल्प। तो इसका मतलब इसको आपको नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, उसको जिरंड बना लेते हैं, बी को जिरंड बना लेते हैं बीइंग, और आगे ये एडजेक्टिव है उसके कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर देंगे। बीइंग रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होना, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होना आपकी हेल्प करेगा अचीव करने में लॉन्ग टर्म। आज के आखिरी क्वेश्चन को करिए टैकल। व्हेन द ओल्ड वीडियो ऑफ देयर चाइल्डहुड ट्रिप, जब ओल्ड वीडियो उनके चाइल्डहुड ट्रिप की अनएक्सपेक्टेडली अपीयर हुई बिग स्क्रीन पे, तो हर कोई जो हॉल में था वो रोक नहीं पाया खुद को रोने से, रिमेंबर करके उन अनफॉरगेटेबल इवेंट्स को, ठीक है। अच्छा जी, कुड नॉट हेल्प के 2 स्ट्रक्चर कराए थे, कुड नॉट हेल्प क्राइंग, बट नहीं लिखते तो डायरेक्ट क्राइंग लिख लो, बट लिखोगे तो क्राई लिख दोगे, हाँ कि ना। अच्छा जी, कुड नॉट हेल्प क्राइंग, अगर इसमें क्राइंग होता तो ठीक हो जाता, हेल्प में ही आईएनजी लगा दिया, वाह शाबाश। कुड नॉट हेल्प बट क्राइंग, कुड नॉट हेल्प बट क्राई, बट आएगा तो बेर इन्फिनेटिव आएगा, बट नहीं आएगा तो जेरेंड आएगा। क्लियर है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि जो एडवांस वर्ब जैसा जो दुनिया में मतलब बच्चों में से डर रहता ना कि एडवांस वर्ब वो हो, बहुत मुश्किल टॉपिक है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से नोट्स रिवाइज किए होंगे, और इसके क्वेश्चन जब आपके 30-40% पहली बार में हो गए तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। 20-25 दिन बाद रिवाइज करके दोबारा देखोगे तो 80% हो जाएंगे, और कॉन्फिडेंस आएगा। और जब सारा कोर्स पूरा हो गया एक बार दोबारा रिवाइज करके लगाओगे तो 100% हो जाएंगे, फिर ऐसा लगेगा यार ये मजाक था, ये तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बस हिम्मत नहीं हारनी, ठीक। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।